आप सभी के जो बेसिक डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है। कुछ और भी अच्छे सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है, मजे मत लीजिएगा मेरे, ठीक है। और द सेकेंड थिंग, हमने कुछ बेसिक फिलोसफीज जान ली है, उसके अलावा हमने क्या कर लिया है, इंडिया को कल तक आजादी दिला दी है, ठीक है। द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन ऑफ द आजादी आफ्टर द आजादी, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इज, अब क्या करें, वी हैव टू एडमिनिस्टर अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, ग्रेट कंट्री इन साइज, in different type of religion, in different type of people and their culture। आजादी के बाद बहुत बड़ी दिक्कत थी, पहली बार हमारे देश में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, पॉवर्टी एकदम ज्यादा थी, ठीक है, लिटरेसी और एजुकेशन में अंतर होता है, हम सब लिटरेट हैं, मैं ये मानता हूं, ठीक है, क्योंकि हमको एक लैंग्वेज समझ आ रही है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग एजुकेटेड होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। जैसे एजुकेशन बहुत सारी चीजों के साथ आता है, हाउ यू ट्रीट योर पेरेंट, हाउ यू ट्रीट अ स्मॉल रिक्शा वाला गाय, ठीक है, आपकी एजुकेशन, आपकी मॉरलिटी, आपकी एथिक्स, ये भी चीज बताती है ना। एजुकेशन एक बहुत बड़ा कानवास है, लिटरेसी तो बस ये बताता है कि एक लैंग्वेज को लिखना पढ़ना जानते हो कि नहीं, ठीक है। आप एक चीज देखिए, हमारे बताते हैं 60-70% लिटरेसी है, 80% लिटरेसी है, लेकिन उनसे पूछो कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे, नहीं बता पाते 26 जनवरी को क्या हुआ था, तो लिटरेसी तो नहीं है ना। एजुकेशन और लिटरेसी आप एक साथ चेंज मत कीजिएगा, वर्ड को इंटरचेंजेबल नहीं है। लिटरेसी मतलब यू नो अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, एजुकेशन में बहुत सारा इनकम्पासमेंट आ जाता है, हाउ यू ट्रीट योर नेचर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन यहां तक जाता है, हाउ यू ट्रीट अ गर्ल, ये एजुकेशन में आता है, ठीक है, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो एजुकेशन तो दूर दूर की बात है, लिटरेसी भी बहुत कम थी, ठीक है, समझ भी बहुत कम थी, कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन भी बहुत कम था, मतलब केरला में कुछ इवेंट हुआ, दिल्ली तक पहुंचने में खबर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, टेलीग्राफ आ चुका था नो डाउट, रेलवेज भी आ चुकी थी ब्रिटिश इंडिया टाइम पे, लेकिन इतना इजी नहीं था क्योंकि सेटअप बन चुका था, ठीक है। कॉर्नवालिस ने क्या बना के रखे थे, पुलिस थाने, है ना, और बहुत सारी चीजें थी, वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना था इन द इंडियन वे, ठीक है, ब्रिटिश वे को इंडियन वे में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो इतने बड़े इंडिया को एडमिनिस्टर करने के लिए यू नीड सम रूल्स, प्रोसीजर और अ विजन। तो ये क्या था, ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमको इस तरह फ्रेम करना था कि ऑल द रूल्स, रेगुलेशन एंड द प्रोसीजर्स एंड द फिलॉसफीज इस पूरे बुक में आ जाएं। इस बुक की कॉन्फॉर्मिटी में एग्जीक्यूटिव्स भी काम करें, जुडिशरी भी काम करे, लेजिस्लेचर भी काम करे, हमारा इंडिया भी काम करे, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एक रूल बुक या बहुत बड़ा एक विजन कॉपी बनाने की जरूरत थी। जैसे अभी हमारा है विजन इंडिया 2030, मोदी जी ने बोला है कि विजन 2030 पे काम करना है, तो कुछ तो एक रहा होगा ना पॉइंट्स कि ये करना है 2030 तक। आपका भी विजन रहेगा 3-4 साल में आपको यूपीएससी क्रैक करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या नहीं करना होगा, तो इट्स अ विजन। तो ये बेसिकली जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बस एक रूल बुक नहीं है, एक पूरी विजन की बुक है, ठीक है, फिलॉसफी से लेके सब चीज आती है। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस द ओनली थिंग दैट वाज लेफ्ट, द फर्स्ट थिंग टू डू वाज क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आप जानते हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। इट इज अ डॉक्यूमेंट एम्बॉडिंग बेसिक प्रिंसिपल्स, जिसपे ये क्लास रन करेगी या कंट्री रन करेगी या कोई भी एक पॉलिटिकल एंटिटी या कोई भी एंटिटी रन करेगी। सेट ऑफ सम रूल्स एंड लॉज सेट अप फॉर द पॉलिटी टू बी गवर्नड। एक पॉलिटिकल एंटिटी या पॉलिटी कैसे गवर्न होगी, उसके प्रिंसिपल रूल्स या लॉज के एक रूल बुक है, डॉक्यूमेंट है, हम बात कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सेट अप टू फ्रेम दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, जो किस प्लान से आई थी, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, हम आगे वाले चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे, अभी तो हम बेसिकली एक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो आगे जाके ना आपको एक टॉपिक पता चलेगा कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उस प्लान के अकॉर्डिंगली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, प्रोसीजर बताया गया था और उनको काम दिया गया था। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ 2-2.5 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया इंडिया के लिए, जो आज भी वैलिड है और उसमें चेंजेस होते रहते हैं। इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, हमने बात कर ली थी। इसकी पहली मीटिंग, एडॉप्शन और इनएक्टमेंट, ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, रटी होनी चाहिए आपके पास। क्यों, कोई प्रीलिम्स से पूछता है, दैट्स इट, जिसमें अपने को कोई जानना ही नहीं है, ठीक है। पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, मतलब आजादी के पहले, ठीक है। काम स्टार्ट हो चुका था, इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी। एक आता है एडॉप्शन डेट, ये आपको डेट ना प्रीएम्बल में मिलेगी,
और ये 26 जनवरी 1950 जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को, यदि मैं आपको एक बेसिक चीजें बताऊं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट से 30-40% को इनैक्ट कर दिया गया था। क्यों? एक सिंपलेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको। 52 में 51 1951-52 में पहली बार इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के प्रोसीजर्स बताने पड़ेंगे। आप सभी को एडल्ट फ्रेंचाइजी देनी पड़ेगी। एक वर्ड को समझते हैं यहां पे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइजी। एडल्ट मतलब 18 साल, फ्रेंचाइजी मतलब वोटिंग राइट, और यूनिवर्सल मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। यूनिवर्सल, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सली, सब उसमें सेट हो जाएगा। यूएसबी में कुछ भी घुसा दो आपको बस एक कनेक्टर चाहिए, सी टाइप घुसा दो, बी टाइप घुसा दो। यूनिवर्सल इन नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, लड़का हो या लड़की हो, कौन सी लैंग्वेज बोलता हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, यूनिवर्सली इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, if you are an adult of 18 plus age you will have the voting rights. Indian constitution give this thing. इस तरह से देश में क्या होगा, इलेक्शंस होंगे। पहले क्या होते थे, जो ज्यादा टैक्स देता था, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो ज्यादा टैक्स देते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वही इलेक्ट करते थे। इसको चेंज करना था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 26 नवंबर 1949 को अराउंड जितना भी संविधान बन चुका था उसका 30-40% को उसी दिन इनेक्ट कर लिया। क्यों? आगे इलेक्शन कराना है, देश चलाना है, बजट पास करने हैं, बहुत सारी चीजें, तो आपका एक रूल होना चाहिए। टिल देन 1935 और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे देश चल रहा था, हमने कल बात की थी। 30-40% इस दिन लागू कर दिया जिससे काम चलता रहे। और 26 जनवरी वॉज अ स्पेशल डेट जिसको हमने सोच के रखा था, या हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, या हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फ्रीडम फाइटर्स थे, या हमारे गवर्नर्स थे, मतलब गवर्नर्स मतलब जो गवर्न कर रहे थे, ठीक है, उन सब ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1950 को हम फुल इनैक्टमेंट या इंडिया को एक रिपब्लिक घोषित कर देंगे और इंडिया को अपना एक खुद का संविधान देंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल सीज, खत्म हो जाएगी, फिर पार्लियामेंट बचेगी। आज के डेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? नहीं है, है ना। वाई 26 जनवरी 1950? हाँ, यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, 1929 में जब पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी तो हमने 26 जनवरी को लाहौर के पास, ठीक है, झंडा फहराया था और हमने पूर्ण स्वराज को या कंप्लीट इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया था। टू कमेमोरेट दैट डे, आपका बर्थडे कमेमोरेशन ही तो है कि जिस दिन हम पैदा हुए थे या माँ के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन था, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। गांधी जी की जिस दिन डेथ हुई उसको कमेमोरेट, ये याद करते हैं। 15 अगस्त देश आजाद हुआ उसको कमेमोरेट करते हैं, ठीक है। शंकर भगवान के किसी एक दिवस को कमेमोरेट करते हैं, ठीक है। टू कमेमोरेट दैट डे ऑफ 26 जनवरी वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट अवर रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में कुल मिला के आपने रिपब्लिक डे बनाया। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है, सिंपल है, आपको बनता होगा, 15 अगस्त को आजादी हुई, झंडा कौन फहराता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस दिन जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने झंडा फहराया। 26 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रिपब्लिक घोषित हुआ था, तो इस दिन वो फहराते हैं। तो आज भी इतने सालों के बाद, 75 ईयर्स के बाद, हम क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। जो ऊपर झंडा फहराने की किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रधानमंत्री की। और रिपब्लिक डे के दिन आप देखोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बेसिक फिगर बन के उस दिन झंडा फहराएगा। देखिए ऐसी चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949। प्रीएम्बल में आप देखोगे, ऑन दिस डे वी गिव अवर सेल्फ व्हाट? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 30-40% ही हुआ था टोटल, हमने इनएक्टमेंट डे 26 जनवरी डिसाइड की थी कुछ दिनों के बाद, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द बेसिक चीज आपको पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, असेंबली ने बनाया था, किस प्लान के थ्रू बनाया था? कैबिनेट मिशन प्लान। ये कुछ 3 डेट है, इसके अलावा बहुत सारी डेट है। सचिदानंद सिन्हा कब आए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का डिपार्टमेंट कब दिया गया, ये सब भी डेट इंपॉर्टेंट होती है प्रीलिम्स के लिए, वो आगे जाके देखेंगे, इतना अपने आप को अभी नहीं परेशान करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों चाहिए था? To administer independent India very efficiently and in the way of India's way. Indian Constitution was set up to get the basic legal framework for organizing, functioning and administration of what? The Indian polity. ठीक है,
ड्यू टू द एक्सटेंसिव ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश रूल के बहुत सारे लेगेसी या डिपिक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, तो ये चीज पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टू हैव अ वेरी एफिशिएंट इंडियन पॉलिटी, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया। वाइल मेकिंग दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल का जो 200 इयर्स था उसकी लेगेसी भी हमको देखने को मिलती है, इसी को यहां पे हमको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। मैं आज की क्लास ऐसे ही रखूंगा, आप पढ़ते हुए समझिए, ठीक है, तो मैं आपको 73 एक्ट हवा में बता दिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई लिखवाना तो है नहीं, पढ़ते पढ़ते एक एक लाइन समझते रहेंगे, ठीक है। The legacy of the British system of administration that the colonial ruler devised and employed in what managing affairs of the India has the root in our Indian Constitution. वही वाली बात है, जिस तरह से ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, मैनेज किया, डिफरेंट रूल्स डिवाइस किए, नए रूल बनाए और इंडिया को चलाया, वैसे ही कुछ रूल्स जो इंडिया के लिए सूट हो रहे थे हमने उसको यूज किया। इस पूरी लेगेसी को हम दो मेजर हेडिंग में पढ़ेंगे। एक लैंडमार्क इवेंट है 1857, हम बात कर चुके हैं, इससे पहले कंपनी रूल था, इससे बाद क्राउन रूल था, तो हम दो चीजों में पढ़ते हैं। द कंपनी रूल 1773 से 1858 तक, प्रोक्लेमेशन, बेटर इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, है ना, और ये इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट, और यहां से दो रूल में पढ़ेंगे, ये आपको कल तक क्लियर है। आगे बात करते हैं, ये कुछ एक्ट है आपको रटे होने चाहिए, इससे दो प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। पहले मैं यूपीएससी के लेवल पे बता दूं, यूपीएससी इससे या तो पूछ लेगा पहली बार इलेक्शन कब हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट कब आया, चाइना के साथ मोनोपोली या टी के मोनोपोली कब खत्म हुई, कब स्टार्ट हुई, विलियम बेंटिक पहले गवर्नर बने कौन से एक्ट से, वाइसरॉय ऑफ इंडिया की सीट कब क्रिएट की गई 1858 में, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में। फिर यूपीएससी एक स्टेप लेवल पे जाएगा, एज पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1 2 3, 4 स्टेटमेंट, 2 इज राइट, 1 2 3 इज राइट, यहां पे आपको पूरा चार्टर एक्ट याद करना होगा। मेंस में क्या पूछ देगा, रेलिवेंस ऑफ द डिफरेंट एक्ट ऑफ द क्राउन रूल इन प्रेजेंट डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दो दो तीन तीन लाइन आपको हर एक्ट के बारे में आइडिया होनी चाहिए। या बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड हाउ इट चेंज द इंडियन वे, हाउ इट चेंज द कैरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ तो हुआ होगा, क्रिटिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये एमपीपीएससी पूछेगा। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, प्लस इस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछ रहा, लेकिन ये सब चीजें भी वो पूछेगा जो मैंने आपको बताया। बाकी अदर एसएससी एसएससी टोटली इस तरह के ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको एकदम डेट, कुछ नाम, कब क्या हुआ रटा होना चाहिए, जैसे डिफेंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। यूपीएससी में आपको एनालिसिस साइड तो पकड़नी ही पड़ेगी, यदि ये यूपीएससी क्लास नहीं होती मैं इतना एनालिसिस नहीं देता, मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस करके, तो आपको भी समझ आएगा अच्छा इसके बाद ये क्यों आया और क्यों जरूरत थी ये से ये करने की, 3 लोग थे कुछ दिन से 1 क्यों किया गया, फिर 1 से 2 क्यों किया गया, फलान ढिकान, ठीक है। तो दिस इज सम कंपनीज रूल जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। दिस इज द क्राउन रूल 1858। उसके बाद जितने भी हैं देखिए, मैं आपको यदि बैक में बताऊं, रेगुलेटिंग एक्ट, फर्स्ट टाइम ब्रिटेन पार्लियामेंट या क्राउन ने रेगुलेट करना शुरू किया कंपनी को। पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर्स कंपनी के लिए, ठीक है, रूल्स टाइप। फिर यहां पे आप आएंगे, देखिए आप इस पूरे नाम से ही जान सकते हैं कहां क्या हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब यहां से पार्लियामेंट रूल स्टार्ट हो गया है। ये 3 एक्ट यदि आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो आज की डेट में जो भी पार्लियामेंट्री गवर्नेंस है ना इंडिया में, वो इन तीनों ने ही बनाई है। दीज 3 एक्ट समेट किया जाए, ठीक है, सम किया जाए, इन्होंने काउंसिल्स क्रिएट की, ठीक है, हम जब पढ़ेंगे तो हमको समझ आने लग जाएगा, इसलिए इसे काउंसिल एक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको 1909 के एक्ट और क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉडले मिंटो। 1909 को इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉडले मिंटो, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड भी कहते हैं छोटे में। अभी क्वेश्चन आ गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को मॉन्टफोर्ड, दो नाम, तीसरा 1919 एक्ट, ठीक है। फिर आया 35 और फिर हमारा आजादी देश की, ठीक है। तो ये कुछ लॉज हैं या कुछ बेसिक रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, इसको बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए फॉर द एनालिसिस पार्ट, ठीक है। द कंपनी रूल स्टार्ट करते हैं 1773 से। मैं चाहता हूं 2 मिनट पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं जब कनेक्ट करूंगा तो आपको समझ आने लग जाएगा।
कल ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है। रॉबर्ट क्लाइव देखा जाए तो रियल हेड वो बन चुका है, और एक पपेट या टिटुलर हेड कौन है? बाकी के नवाब। नवाब के पास जिम्मेदारी है टुवर्ड द सोशल वेलफेयर एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड डिफरेंट प्लेसेस, बट द रेवेन्यू और द दीवानी राइट्स या पूरा पैसे का डिपार्टमेंट इज विद रॉबर्ट क्लाइव। प्लस उनको टैक्स भी नहीं देना है, और सबसे पहली बात टैक्स कलेक्ट भी करनी है। इतनी ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा आर्बिट्रेरीनेस, इतना ज्यादा करप्ट कर देता है कंपनी को कि वहां पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, करप्शन इतने लेवल पे बढ़ता है कि उनको आगे जाके बैंकरप्सी हो जाती है। आप इसे एक वर्ड से और जानोगे, इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट होता है। मान लो मैं इनसॉल्वेंट हूं, तुम मेरे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दो, नहीं बन सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुआ है कि यदि आपको पब्लिक पोस्ट चाहिए ना तो आप बैंकरप्ट नहीं हो सकते। क्यों? यदि मैं बैंकरप्ट हूं, सबसे पहला मेरा काम क्या होगा? अपने लोन माफ करवाना। तो क्या मैं सोशल वर्क कर पाऊंगा? कोई पब्लिक ऑफिस लायक हूं? नहीं। तो जब आप देखो ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या एलिजिबिलिटी है या सुप्रीम कोर्ट जज बनने की एलिजिबिलिटी है, तो एक वर्ड लिखा रहता है, अपार्ट फ्रॉम की इंडिया होने चाहिए, 35 साल से बड़े होने चाहिए, 21 साल से बड़े होने चाहिए, जो भी ऐसा क्राइटेरिया। आप इनसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग उस लेवल पे होनी चाहिए। तो बैंकरप्सी हुई, उन्होंने पार्लियामेंट से मांगा 1 मिलियन पाउंड, एंड दिस वाज द राइट टाइम कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इतने सालों से देख रहा है या क्राउन देख रहा है कि सोने की चिड़िया है इंडिया, एंड दिस इज द राइट टाइम टू रेगुलेट द कंपनी, और धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली द इंडिया। और 1857 एक ऐसा पॉइंट आएगा दे विल डू दिस थिंग। ठीक है, तो इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। द एक्ट ऑफ 1773 रिकॉग्नाइज्ड व्हाट, पहली बार पॉलिटिकली, देखो कंपनी जो कर रही थी ना उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जॉन कंपनी टोटली प्राइवेट कंपनी थी। फर्स्ट टाइम यदि किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऐसा लिख के आता है कि वी रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि दे आर द एजेंट जो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिया में फंक्शन करेंगे। इससे पहले रिकॉग्निशन किसके द्वारा था? बाय द कंपनीज। क्यों करेंगे? तो इट वाज द फर्स्ट टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटेन जहां रिकॉग्निशन मिला इस कंपनी को कि तुम्हारे पास ट्रेडिंग कंपनी नहीं हो, तुम एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंपनी भी हो। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट एक्ट जो फाउंडेशन ले करता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की फाउंड हुई या धीरे धीरे बेडरॉक क्रिएट हुआ, ये इसी एक्ट से होने लग जाएगा। जिस तरह कंपनी रूल करेगी, उसके जो डिविजन्स होंगे, डिवाइज्ड आइडिया होंगे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी, कि वो पहले से गवर्नेंस कर रही है अपने देश का, तो ये आइडियाज क्रिएट होंगे और ये आइडिया धीरे धीरे इंडिया में भी आएंगे। दिस एक्ट वाज पास्ड ड्यू टू द मिस गवर्नमेंट एंड करप्शन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इंट्रोड्यूस अ सिचुएशन ऑफ बैंकरप्सी, और लोन मानना पड़ा 1 मिलियन पाउंड का। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मिलियन पाउंड का कितना भी था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 72 एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज टू इंटरफेयर विद द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। विल गिव द पैसा, ये कहां खर्च कर रहे हो? आज आपके पापा मम्मी भी मांगते हैं कि मैं दे रहा हूं 1 लाख रुपए तेरे को, ये हिसाब तो देना पड़ेगा तेरे को। ठीक है, ये क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लीजिए 2 मिनट, फिर मैं समझा देता हूं। बेसिक चीजें जो मैं बोलूं उसे लिख लेना, बाकी ये वाला तुमको मिल जाएगा हैंडआउट, डोंट वरी। इसको पढ़ने के बाद एक काम करना, 2-3 दिन बाद लक्ष्मीकांत पढ़ना, फिर तुम ये बोलोगे लक्ष्मीकांत किसी काम की नहीं। क्या करना? फिर पिछले साल के पेपर्स उठाना और सॉल्व करने बैठ जाना, धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना। ठीक है, ऑनलाइन मिल जाते हैं मैडम, मैं लिंक डाल दूंगा आपके ग्रुप में। यहां से यदि मिलना होगा मैं प्रियांक सर से पूछ लूंगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, यूपीएससी की साइट में जाना है, पिछले 5 साल 10 साल के पेपर पढ़े हैं, बुक्स भी मिलती हैं। प्लीज एक चीज करिएगा, यदि किताब खरीदने जाए ना, यूपीएससी के मेंस की किताब क्वेश्चन पेपर के लिए खरीदते हैं आप ना, तो प्लीज सॉल्व मत खरीदिएगा। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, उसमें दिक्कत क्या होती है ना, मेरी एक कंपनी है, मैंने 4 तुम्हारे जैसे लड़कों को चूज किया जो मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। खुद ब्यूरोक्रेट तो लिखने सरा, इतना टाइम नहीं है उसके पास। अब उसने गूगल किया या उसने रीचेक किया कि नहीं किया, या उससे कोई गलती हो गई, मेरे से भी हो सकती है पढ़ाते हुए, वो तुम रट लोगे और तुम वही लिख के आ जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। प्लस इसकी नॉलेज बेस आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन में जैसी है, क्या पता उसकी जैसी ना हो। दोनों में क्या बेटर हो? वोकैबुलरी, आइडिया, प्रेजेंटेशन, द फ्लो ऑफ आंसर। किसी और के आंसर पढ़ के से गाइड पढ़ते थे पहले,
नीलम गाइड, वही रट जाता था, उसी तरह से तुम भी हो जाते थे। ऐसा मत करना। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन। इस अटेम्प्ट में नहीं निकला तो इवॉल्व करते हो सेकंड के अटेम्प्ट के लिए, इसलिए 6 अटेम्प्ट देता है ये। कोई और एग्जाम इतने अटेम्प्ट क्यों नहीं देता? क्योंकि दिस इज हाउ यू थिंक एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड। आप यदि सीख गए ना, ब्यूरोक्रेट जैसे सोचने लग गए ना, तो आप ब्यूरोक्रेट हो। वो आपको इतना पढ़ा के, इतना आइडिया प्रेजेंटेशन दे के आपको ब्यूरोक्रेट बना देता है। जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं उनकी बात सुनिएगा, और जो बस प्री निकाल के बैठे हैं या प्री नहीं निकल रहा है उनका, उनकी बात सुनिएगा। एक मैच्योरिटी आती है मेंस लिखने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद। वो मैच्योरिटी जिस दिन आ जाएगी कलेक्टर बन जाओगे। गलतियां सबसे होती है। एक इस बार के टॉपर को अगली बार बैठाओ, बोले तू फिर टॉप कर अगले यूपीएससी में, नहीं कर पाएगा। बात उसकी नहीं है, बात है द आइडिया, द प्रेजेंटेशन, द मैन और वुमेन यू बिकम आफ्टर रीडिंग सो मच ऑफ आइडिया। तो मेंस में कभी भी सॉल्व कॉपी मत खरीदिएगा, अपने से ढूंढिए, गूगल से कीजिए, टीचर से मदद लीजिए, 2-3 सीनियर से मदद लीजिए, और एक परफेक्ट आंसर लेके आइए। और वो परफेक्ट आंसर लिख के नहीं आ पाओगे। मैं वही आंसर, मैं जो क्लास आज ले रहा हूं, कल सेम क्लास रिपीट नहीं कर सकता सेम आइडिया से। फैक्ट सेम रहेंगे, प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। प्रीलिम्स कहां सॉल्व पेपर ले लो, सी आंसर है तो सी आंसर है, गलत भी होगा तो गूगल में पता चल जाएगा, नहीं आया तो सी नहीं, सब भी होगा यार। लेकिन कभी भी ना आंसर्स राइटिंग में किसी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करो। तुम इस बार की टॉपर की आंसर कॉपी नहीं कर सकते, क्या पता पढ़ने का तुमको लगे कि यार इससे बेहतर तो मैं लिख सकता था। तो कंपटीशन की बात है, उस साल तुम नहीं थे, तुम फर्स्ट आ जाते, वो सेकंड आ जाती। तो इट्स ऑल अबाउट इवोल्यूशन ना, तो इस तरह मत कीजिएगा कभी। This act permitted the company to retain all its territorial possession in India, जो कर चुके थे अभी तक, ठीक है, डिफरेंट सब्सिडियरी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से, ठीक है, या जो स्टार्ट करने वाले थे, जो कर रहे थे, बट sought to regulate the activities and functioning of the company. It did not take over the power completely, but they started regulating it or overseeing it. Therefore, this act is called Regulating Act. Why Regulating Act is called so? छोटा सा आंसर, this is why Regulating Act is called so. ठीक है, ओके। इट डेजिग्नेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन आएगा। वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट के, वो भी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और तुमको कभी लिखना हो तो इससे पहले की जो भी कहानी थी वो कॉजेस था। ये है मेन एक्ट। तो ये तो कुछ चीजें तो याद रखनी है। पहला, दिस एक्ट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, जो उस समय बंगाल का गवर्नर था। गवर्नर ऑफ बंगाल कहां बैठता था? सेंट फोर्ट विलियम्स, ठीक है, 3 थे, कल हमने बात की थी, फोर्ट विलियम्स, यहीं पे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है। एज द गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बना था भैया, वो प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसको गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम्स घोषित कर दिया गया। एंड ही वॉज टू सर्व एज द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। जहां जहां ब्रिटिश टेरिटरीज है, आपकी मद्रास की सेंट जॉर्ज, मुंबई बॉम्बे कैसल, और आपका ये फोर्ट विलियम। जो गवर्नर को हेड, जो बंगाल को हेड करेगा, फोर्ट विलियम को हेड करेगा, वो पूरे ब्रिटिश पोसेशन को हेड करेगा। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग। विलियम बेंटिक आगे आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो बनेगा प्रीलिम्स में, जहां गलती हो सकती है, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके पास पावर थी हर ब्रिटिश टेरिटरी को सर्व करने की। व्हाट हु वाज? वॉरेन हेस्टिंग। ये लिख लीजिएगा। हाँ, कुछ बने थे, कुछ पोजीशन किया गया था, कुछ खुद के फोर्टिफिकेशंस थे, खुद उन्होंने कैप्चर किए। तो द फर्स्ट एक्ट का सबसे मेन पॉइंट, जो फोर्ट विलियम्स का गवर्नर था या बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज बना दिया गया, और वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने बस वो बक्सर वाला इवेंट की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किया था और प्लासी लड़ा था। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ एक्स, गवर्नर ऑफ वाई, गवर्नर ऑफ जेड, ये ब्रिटिश टेरिटरीज हैं। इन सब में जो हेड करेगा उसको हमने एक नाम दे दिया गवर्नर जनरल। आर्मी ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ, चीफ नेवल स्टाफ से चीफ आपका क्या बोलते हैं, एयरफोर्स स्टाफ, उन तीनों में एक चीफ ऑफ स्टाफ होगा, है ना, उसको अलग नाम दे दिया। तो कुछ नहीं है, गवर्नर हर जगह के थे, लेकिन इनमें से जो सबसे सीनियरिटी थी, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट विल बी गवर्नर जनरल। तो द बंगाल जिसका, वो पूरे पोजीशन का गवर्नर जनरल बनेगा।
फिर तीनों की कमेटी बनती थी। फिर उसके बाद क्या है, तीनों में से एक को बना दिया गया। अब तो रोटेशन बेसिस में बनाते हैं, नॉट रॉन्ग। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जाके पता चलेगा ये क्यों सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है, वो तो हम एनालिसिस वे में पढ़ रहे हैं। मैं एक्ट आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आपके लिए डबल मेहनत था हूं। अगला पॉइंट पढ़िएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल बने 1773 एक्ट से, उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, कितने लोगों की, 4 मेंबर की। और उसके पास कोई सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी। मतलब लॉ बनाना, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब लॉ बनाने की पावर जो भी थी, या तो सिर्फ पार्लियामेंट संभाल लेगी, या उन लोग साथ में कर लेंगे, या तो गवर्नर जनरल बनाएगा। तो कौन बनाएगा, एग्जीक्यूटिव के 4 मेंबर बनाएंगे, अलग से कोई काउंसिल नहीं थी। आगे जाके एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से अलग किया जाएगा, क्योंकि वही वाली बात है, सब्जेक्टिवनेस, आर्बिट्रेरीनेस, सभी पावर एक ही आदमी के पास, और इंडियन काउंसिल एक्ट क्रिएट होंगे, ठीक है। यही गवर्नर जनरल की काउंसिल जो लेजिस्लेचर बनेगी वो पार्लियामेंट बन जाएगी, मिनी पार्लियामेंट, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव तो आज भी एग्जीक्यूटिविटी है, आप सब लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव में आएंगे कहीं ना कहीं, तो यदि आप एमपी एमएलए बने तो प्लीज याद रखिएगा 1773 में अ 4 मेंबर बॉडी वाज गिवन द एग्जीक्यूटिव वर्क फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वर नो सेपरेट काउंसिल फॉर द लेजिस्लेचर। आगे जाके मैकुले आएगा, एक 4th लेजिस्लेटिव मेंबर एक्साइजेड, तब देखेंगे। यहां तक क्लियर है, ठीक। इट्स सबऑर्डिनेटेड, ये क्लियर पॉइंट है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा उसको गवर्नर जनरल ऑफ ऑल द ब्रिटिश पोजीशन बना दिया जाएगा। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर उसके अंडर काम करेंगे, वो लड़ेंगे उनसे। सुपीरियोरिटी थी कल तक तीनों की, आज एक सुपीरियर हो गया, दिस विल बी अ प्रॉब्लम। आगे एक्ट में सुधारना पड़ेगा या कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसको भी कनेक्ट करते ले चलिएगा, ठीक है। इट्स सबऑर्डिनेटेड द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे to the governor general of Bengal, unlike earlier when the 3 presidencies were independent of each other, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई, पावर बन गई, ठीक है, पूरा एग्जीक्यूटिव चैनल क्रिएट हो गया। अब जुडिशरी विभाग, लेजिस्लेटर में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट कर लेगा अपने हिसाब से। जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था, उसको एपेक्स कोर्ट माना जाएगा। 1774 में तैयार हो गया था, 1773 में तो एक्ट आया था, ठीक है। उसका कौन था, चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस और कितने जजेस, 3। जो फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें कितने लोग थे, 3+1। ओवर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम, इम्फे, सर एलिजा इम्फे। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है, आगे जाके और बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था जुडिशरी विलियम फोर्थ में ही, ठीक है। और जुडिशरी पावर गवर्नर जनरल को नहीं दी गई, एक अलग से काउंसिल क्रिएट की गई जहां एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस बैठा करते थे, और सर एलिजा इम्फे पहले चीफ जस्टिस बने फोर्ट विलियम्स के। इट हैड ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, नॉट द इंडियन नेटिव्स। प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा जब आपको नोट्स मिलेंगे, या लिख लीजिएगा मेजर पॉइंट जो 1 लाइनर्स लिख रहे हैं आप लोग अपने रिवीजन के लिए, उसे प्लीज याद रखिएगा। मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूं, कभी आपने कोई पुरानी पिक्चर देखी होगी या सुना होगा। जज के पास एक पंडित बैठता था, एक मौलवी बैठता था, केस लड़ते थे। पंडितों के हिसाब से सजा दूसरी प्रकार की होती थी, वही कल्चर भी अलग था, खासकर सिविल केसेस। एक जगह तलाक होता है, एक जगह दूसरे पोजीशंस होते हैं, ठीक है। तो भाई जज को नहीं पता है कि ब्रिटिश को कैसे रूल किया जाता है, वी हैव अ रूल ऑफ लॉ। लेकिन इंडियन नेटिव्स में कहीं ट्राइबल लॉ है, कहीं आज भी अलाउड है कि लड़का लड़की भाग जाएं। भगौरिया हाट सुना होगा आपने, लड़का लड़कियां भाग जाएं तो उनकी शादी करवानी पड़ती है। बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है होली के पहले, ट्राइबल है, अपने एमपी में होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हमारे घर में नहीं, हमारे घर में जूता पड़े, ठीक है। तो द थिंग इज, हमको इंडियन नेटिव्स को रूल करना नहीं आता है जुडिशरी वाइज, क्योंकि उनके लॉ अलग है। आगे जाके लॉ बनेंगे, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, पीनल मतलब पेनल्टी, इंडियन कोड मतलब कोडिफिकेशन, लॉर्ड मैक्यूले को काम दिया जाएगा। जब तक मैं तुम्हारे कल्चर को समझूंगा नहीं तो मैं तुम्हारे लॉ को कोडिफाई कैसे करूंगा। एंड वन इट इज कोडिफाई, सीआरपीसी कोडिफिकेशन, सीपीसी सिविल कोडिफिकेशन, आईपीसी कोडिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफिकेशन ऑफ होल फिलॉसफी।
तो आगे जाके कोडिफिकेशन होगा, इसलिए दे डू नॉट नो अबाउट द इंडियन कल्चर एंड इंडियन लॉज। ठीक है, हमारा दूसरा है मनुस्मृति, मनु ने लिखी थी लॉ की किताब। ठीक है, तो सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट थे, क्यों किया गया? तुम्हारा क्लर्क हो गया है करप्ट, 1 लाख रुपए की चोरी करके बैठा है, इसी कारण तुमने 1 मिलियन पाउंड मांगे हमसे। अब उसको क्या हुआ? डर जुडिशियरी का, इफ यू डू करप्ट एक्टिविटीज तुमको इंग्लैंड वापस भेज देंगे, कमा लेना, या तुम्हारी जो भी एक आपको जेल भेज देंगे 6-7 साल के लिए ब्रिटेन में। दैट्स व्हाई जुडिशरी वाज इंट्रोड्यूस्ड, करप्शन कम करने के लिए। मैल जज से डरते हो ना, इसीलिए तुम एडमिनिस्ट्रेशन मैल नहीं करते। तुम मैल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं होता? कंपनी वाज हाईली करप्ट एंड मैल एडमिनिस्ट्रेटिव, तो जज रहेगा, जुरिस्डिक्शन रहेगा क्रिमिनल सिविल केसेस का, तो लोग डरेंगे। 1773 यही चाहता था कि तुम्हारा जो भी मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, करप्शन हो रहा है, उसको हम कम कर देंगे। वी विल स्ट्रक्चराइज द होल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज व्हाई। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों वेरी इंपॉर्टेंट? इसीलिए 1773 एक्ट आया था। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोहिबिटेड ऑल द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, खुद के ट्रेड। जो फरमान मिला है, जो दस्तक मिला है, कंपनी को मिला है, कंपनी फ्री ट्रेड करेगी। तुम क्या कर रहे हो? 4 गोदाम में सामान बेच दिए इंडियन ट्रेडर को, यही तो कर रहे थे, ये तो करप्शन था, इसीलिए तो हमको जाना पड़ा, रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा इसको कम करने के लिए। और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम द इंडियन नेटिव्स। तो कुल मिलाकर आप समझ रहे हो ना, 1773 एक्ट आया ही था मैल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन घटाने के लिए। एंड दीज आर द पॉइंट्स। जुडिशरी आएगी इनएक्टिव, ठीक है, पूरी पावर जो फैली हुई है उसको एक जगह कर देंगे कलकत्ता में, और प्राइवेट ट्रेड के लिए प्रोहिबिट कर देंगे, और कोई भी ब्राइब लेता पकड़ा गया तो जज तो है ही। तो यदि ये कहानी तय है, तो 1773 में क्या हुआ था यार? 1773 में ये हुआ था, हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा इसमें। प्रीलिम्स में जस्ट एलिमिनेट तो कर दिया 2 पॉइंट और आपका सही आंसर आ गया, रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, थोड़ा एनालिसिस याद कर दिया, रटना तो पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास सपोर्ट इसका है, आपके पास आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ दोस्त, मुझे लोक अदालत अलग चीज है दोस्त, उसमें एग्जीक्यूटिव भी बैठते हैं कभी कभी और जुडिशरी भी बैठते हैं। लोक अदालत बहुत अलग कंसेप्ट है यार। हाँ, एक चीज होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशरी के पास बहुत सारा काम है। ठीक है, पेंडेंसी ऑफ केस। ठीक है, मेरे को 6 साल बाद छोटे से एक थेफ्ट केस का वो मिला, क्या बोलते हैं, सजा मिली या नहीं भी मिली, 6 साल तो मैं परेशान रहा। तो बहुत सारी पेंडेंसी को खत्म करने के लिए हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम चलाते हैं, लोक अदालत बैठती है। अभी बहुत सारे केस उन्होंने खत्म किए ना, पेंडेंसी ऑफ केस, यही पढ़ा था तुमने, ऐसे बहुत सारे, वो एक एकदम अलग फंड है, इसमें नहीं जोड़ना, ये जुडिशरी है। हाँ, वो एकदम सही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 1773 कनेक्ट कर रहे हो ना, क्या हुआ ड्यूअल गवर्नमेंट में, क्यों किया गया, ठीक है, क्या आगे दिक्कत होगी। नेक्स्ट पढ़ लीजिए। तुमको अपने पापा को एटीएम से निकाले हुए सभी पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, तभी तो करप्शन कम होगा। इट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनीज, वही डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे 24, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, ऑफ ऑल द रिपोर्ट कि रेवेन्यू कितना हुआ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कितनी सैलरी बांट रहे हो, कितना मेडिकल अलायंस दे रहे हो, प्लस क्या क्या मिलिट्री अफेयर्स में कितना खर्चा हो रहा है, टिप्पू सुल्तान से लड़ाई करने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या खर्चा हुआ, कितना तुमने उनसे वापस लिया, एक एक चीज की अकाउंटिंग होगी तो तुम फंस जाओगे। जो पैसा तुम एटीएम से निकाल के बोले तो पापा वो कोर्स की किताब खरीदने गए थे, वो कोर्स की किताब नहीं, यार तुम मामबा ऑफिस में बैठे थे, चाय पी रहे थे, जो भी कर रहे थे। तो नेक्स्ट चीज आप कनेक्ट कर सकते हो, 1773 एक्ट आया ही इसलिए था। ठीक है, all the reports of the revenue, civil and the military operations must be given to whom? The government of the Britain. By whom? The governing body of the company, that is the court of the directors. इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया है, जॉन कंपनी के मालिक। The company directors were elected for a period of 5 years and 1/4 of them, मतलब यदि 12 लोग हैं तो 3 लोग, 1/4 यही हुआ, 3 लोग हर 5 साल में क्या चेंज होते जाएंगे। Were to be retired every year and they should not be re-elected। अब एक चीज बताओ, मैं 15 साल से महापौर हूं तो मैं करप्ट नहीं हो जाऊंगा? वही वाली मोनार्कियली तो हो गया ना ये चीज। तो यदि कोई कंपनी का डायरेक्टर 20 साल से डायरेक्टर है तो उसके पास सभी ट्रेड सीक्रेट्स होंगे, वो किसी का मिसयूज कर सकता होगा, कोई भी कनेक्शन क्रिएट कर सकता होगा। तो एक नया स्टेप ऑफ रेगुलेटिंग द कंपनी इन 1773 वाज, ये आज भी करते हो आप, ये सब आइडिया से आप आज के भी का आंसर लिख सकते हो ना। हाउ विल यू रेगुलेट the different corruption in the elected or non-elected body? तो ये का आइडिया से आप निकाल सकते हो। हाँ बोलिए।
हाँ राज्यसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। तो कहीं ना कहीं सीखा यहीं से है ना, आप कनेक्ट कर पाओगे धीरे धीरे। आप अभी तो छोटे छोटे एक्ट है, जब बड़े बड़े एक्ट आएंगे ना बोलेंगे हाँ ये तो मिनी पार्लियामेंट है, ये तो पार्लियामेंट है, ये तो प्राइम मिनिस्टरशिप है, एक्सवाइजेड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी डायरेक्टर यदि इलेक्ट होने लग गए 5 साल के टेन्योर में और हर साल 1/4 हर 3 रिटायर होके वापस री इलेक्ट नहीं होगा, तो देयर विल बी नो करप्शन। ठीक है, कोई आदमी बहुत दिनों तक इसे एमपी एमएलए है तो करप्ट होने के चांसेस है। तुम कलेक्टर हो 20 साल से, तो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, क्यों ट्रांसफर किया जाता है बैंक वालों का? आपके पापा बैंक में होंगे, हर 5 साल में क्यों ट्रांसफर किया जाता है? भाई तुम्हारे कनेक्शन बन गए वहां के हर आदमी से, कौन सा लोन कहां पास करा दिया, कहां घूम गया, लोन डेप्ट क्रिएट हो गया, तो किसी को उस सीट में वहां ज्यादा देर तक बैठना नहीं है। ये एक फंडा आपने सीखा आज एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट, दस द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ हिस्ट्री, जो इंडिया की पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, बिगन्स फ्रॉम दिस एक्ट। कुछ सीखने को मिला इन द 1773, दिस वाज द फर्स्ट लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वाया दिस एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम interfered into the affairs and creating a clean atmosphere in the company's rule, not for Indian subjects। हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे थे वो, उनकी कंपनी अच्छी चले तो रेवेन्यू अच्छा होगा, कमाने वाले ज्यादा कमाएंगे, लॉसेस कम होंगे। दिस इज व्हाट 1773 आया। क्यों? ड्यूअल गवर्नमेंट करा क्या? सब एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने के तरीके किए। कोई दिक्कत? पूरे एक्ट याद है? कौन बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला? कौन थे पहले चीफ जस्टिस? एलिजा इम्फे। प्राइवेट ट्रेड के लिए मना किया गया, देखो मेन पॉइंट रिवाइज करेंगे। प्राइवेट ट्रेड्स के लिए किया गया, जुडिशियरी सेट की गई, ठीक है, ब्राइब्स नहीं लेना है आपको, ठीक है, और स्ट्रक्चर सही किया गया किसका? कंपनीज के डायरेक्टर्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्रिटिकल एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी गाइस। एमपीपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और डिफेंस के लिए भी नहीं है। ठीक है, देखो दिक्कत, अभी जो तुमको पूरा एक्ट पता है, अब पढ़ो तुमको लगेगा हाँ यार ये दिक्कत तो थी, अब यही दिक्कत आगे जाके बनेगी नेक्स्ट एक्ट। ठीक है, तुमने एक रूल बनाया कि मेरी सुबह पढ़ाई नहीं हो पाती, मैं शाम को पढ़ूंगा, उसमें जो दिक्कत आई वो अगले दिन चेंज करोगे टाइम टेबल्स में। ठीक है, रीड दिस देन विल डिस्कस। क्रिटिकल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में आजकल थोड़ा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल के बीच में कोई क्लियर डिमार्केशन दिखी आपको? नहीं, तो बोन ऑफ कंटेंशन होगा। ठीक है, सीधी सीधी बात, गवर्नर जनरल बोलेगा दिस कम्स अंडर माई पार्ट, एलिजा इम्फे बोलेंगे दिस कम्स इन माई पार्ट, तो अगले एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो नेगेटिविटीज में भी लिख सकते हो, क्रिटिकल एनालिसिस में लिख सकते हो। दिस लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर, जुरिस्डिक्शन में या कंफ्यूजन में या एक नया प्रकार का मिस एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। ठीक है, नॉट एबल टू चेक द करप्शन एंड मिस एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी में अभी भी मिस एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन देखने को मिला। ठीक है, और द एब्सेंस ऑफ वीटो पावर टू द गवर्नर फेल द वर्किंग ऑफ काउंसिल। अब इसको समझना बहुत अच्छी तरह, अब इसी को बना के अगला एक्ट बनेगा। एक चीज बताओ, तुम्हारे गवर्नर जनरल कौन थे सबसे पहले बंगाल के? वॉरेन हेस्टिंग साहब। उनकी कोई काउंसिल थी कि अकेले ही थे पावरफुल? एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 लोगों की। ठीक है, 4 + 1 5, ये 3 लोग गुट बना लिए रात को दारू पीते हुए। कल का रूल ऐसा होगा, कल जो रूल पे बात होगी, कल जो मीटिंग है उसमें ये बोलेंगे कि नहीं समोसा तो रोज आएगी पार्टी में, समोसा बैन नहीं करना है, चाहे जितना पैसा खर्च हो, मीटिंग चलती है, समोसा चाय होनी चाहिए, है ना? वॉरेन हेस्टिंग चेंज कर सकता है क्या? नहीं। बीइंग द हेड ऑफ द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन he do not have any veto power। veto मतलब to say no। आज के डेट में चाइना के पास है, जो आपने वो देखा ना यूनाइटेड नेशन, जो परमानेंट मेंबर है, they can change, they can reverse anything, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, वीटो पावर। कहीं ना कहीं ये जो 4 लोग कर रहे हैं ये वही हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। रघुराम राजन ने क्यों आरबीआई गवर्नरशिप छोड़ दी? उनका टेन्योर खत्म होकर री-इलेक्ट होने वाले थे, यदि थोड़ा आइडिया हो, छोटे रहे होंगे आप। क्यों? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कारण उर्जित पटेल ने लाई थी, उसके हिसाब से पहले जो रेपो रेट चेंज होता है, रेपो रेट क्या होता है ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, कभी और बताएंगे। रेपो रेट वो इंटरेस्ट होता है जिस इंटरेस्ट से तुम्हारी लोन
कि जो कैपेसिटी होती है ना वो चेंज हो जाती है। जैसे एक चीज बताओ, मैं लोन का इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो 100 की जगह ज्यादा पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट वापस करके, तो कम लोन लोगे ना। और यदि लोन कम कर दिया इंटरेस्ट तो ज्यादा लोन लोगे, ज्यादा लोन दोगे तो ज्यादा खर्च करोगे, ज्यादा खर्च करोगे महंगाई बढ़ेगी, कम खर्च करोगे कम महंगाई बढ़ेगी। बेसिक चीज रेपो रेट ये करता है। आरबीआई जो लोन देता है एसबीआई को, यूबीआई को, उसको कहते हैं, ये बेसिक चीज। ठीक है, तो भाई पहले ये डिसाइड करता था गवर्नर साहब, अब एक कमेटी बनाई गई जिसमें इकोनॉमिक मिनिस्टर के लोग और सब मिनिस्टर हुए। इंटरफेरेंसेस, एक पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहेगी, ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो तो ज्यादा से ज्यादा विकास दिखेगा, और ज्यादा से ज्यादा विकास होगा तो खर्चे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तुम सबको कल मैं 1-1 लाख रुपए दे दूं, अरे छोड़ो 1-1 हजार तुम लोग को एक्स्ट्रा मैं पे करूंगा आपसे, मान लो, तब तुम समोसा खाओगे, पागल हो? अब तुम केएफसी में बैठोगे, क्या जो सप्लाई केएफसी की तुरंत बढ़ जाएगी? क्या टाइम लगेगा? तो उसको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा सबको केटर करने के लिए। महंगाई बढ़ी, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग ब्यूरोक्रेट के बच्चे हो, लेकिन उसको फर्क पड़ेगा जिसकी दिहाड़ी की नौकरी है। क्या इंडिया में जस्टिस है? क्या ये सोशल इक्विटी पाने की कोशिश है? नहीं है। तो भाई आरबीआई गवर्नर इकोनॉमिस्ट आदमी है, वो इतना सोच के बोला कि भाई नहीं, ज्यादा पैसे खर्च करोगे महंगाई बढ़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो विकास दिखेगा। दोनों अलग अलग रास्ते हैं। इंटरफेरेंस हुआ एमपीसी में, रघुराम राजन ने बोला आई टीच, आई गो बैक टू द कंट्री जहां से मैं आया था, आई टीच, कैबिनेट में पढ़ाते हैं, नॉट रॉन्ग, यदि कहीं बाहर पढ़ाते हैं, ये वेंट बैक। उर्जित पटेल का आइडिया था, उर्जित पटेल ने आए, उर्जित पटेल भी फिर रिजाइन कर दिए थे, आपको पता होगा। अभी कौन एक आईएएस ऑफिसर है, शक्तिकांत दास साहब, आरबीआई गवर्नर है। इससे पहले सभी गवर्नर इकोनॉमिस्ट थे, ही इज आईएएस ऑफिसर। तुम से कौन इकोनॉमिस्ट है बताओ? आईएएस ऑफिसर ही हो ना। दिस हैपेंड इन एनजीएसी जो हम आज बात कर रहे थे, इंटरफेरेंसेस। ठीक है, तो देयर आर सम टाइम, ठीक है, कि जब वीटो पावर होनी चाहिए। अब इस वीटो पावर है, मेरे पास वीटो पावर है इस क्लास में। तुम लोग कल बोलो सर क्लास कल नहीं आएंगे, मेरे को लगा तो ठीक, मेरे को लगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा जो 15 दिन दिए गए हैं मेरे को कुछ तो खत्म करके जाना है, जो अगली बार आऊं तो नया टॉपिक स्टार्ट करूं। बोलो नहीं, कल तो आना पड़ेगा भैया तुमको। तो देयर इज अ नीड ऑफ वीटो पावर टू द प्राइम आदमी। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, कनेक्ट करते हैं आराम से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पहले क्या था ना, सिंगल बॉडी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और 2 अलग से क्या कमिश्नर्स थे। पहला ऐसा था कि जो ये बोलेगा तो ये बॉस है, जो एमके यादव सर बोलेंगे हमारे बॉस है, वही करना पड़ेगा ना, उनको तो नहीं कर सकते। एक बार मैं प्रियांक सर को मना कर दूं, एमके सर को तो मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो थिंग इज इनके पास फुल पावर थी, लेकिन टीएन सेशन का नाम सुना होगा, आज जाके गूगल कीजिएगा उनके बारे में। ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट, अपराइट, और जिन जो चीजें उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्रिएट की ना, इंदिरा गांधी एंड अदर पॉलिटिशियन डरते थे उससे। आपके जैसे एक एग्जीक्यूटिव आदमी था, ब्यूरोक्रेट ही रहा होगा, ठीक है, उस बंदे ने इतने अच्छे रिफॉर्म्स लाए ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टोटल पावरफुल थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती थी। आज की डेट में नहीं, दारू की बोतल बिक रही है, तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, और वोट करके आ जा रहा है एक आदमी, टीएन सेशन साहब। हाँ, बहुत बहुत ही फेमस ब्यूरोक्रेट, मतलब इनका नाम चलता है, आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको इनकी कहानी पे चलेगी। टीएन सेशन, अरे लिख दो आ जाएगा, ठीक है, SHESAN इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ठीक है। इनकी पावर कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, मैं किसी का नेता का नाम नहीं ले रहा क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूं उस समय की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको 3 मेंबर बॉडी कर दिया और बोला कि यहां पे मेजोरिटी रूल पे डिसीजन लिए जाएंगे। मेजोरिटी कैसे बनेगी? 2:1 की, ये दोनों 7 आदमी, इसका कोई काम ही नहीं। तो दिस इज द थिंग्स कि वीटो पावर कहीं कहीं एब्सेंट होने से देयर आर सम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। प्लस आपकी 2 पावर में यदि सेपरेशन नहीं होगा, जो यहां पे प्रॉब्लम दिख रही है, डिवीजन ऑफ पावर वेरी इंपॉर्टेंट। एकेडमिक्स मैं देखूंगा चाहे जो हो जाए, बाकी काम नॉन एकेडमिक सर देख लेंगे। अब दोनों काम मैं देखूंगा तो फिर मेरी मर्जी चलेगी, मैं ही सर्वे होऊंगा। मेरी कंप्लेन किसको करोगे और उनकी कंप्लेन किससे करोगे? देयर मस्ट बी सम सेपरेशन एंड डिवीजन ऑफ पावर ना। ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो नया एक्ट का नींव बना। यही सब प्रॉब्लम वहां के पोस्टुलेट्स में दिखेंगे या वहां पे पॉइंट पे दिखेंगे। समझ आया यहाँ पे? तो दिस इज व्हाट वीटो पावर। और वर्किंग काउंसिल में कोई वीटो पावर नहीं थी,
बैठे रहते थे हॉकिंस साहब, ठीक है। चलिए यहां तक समझ आया दोस्त, ठीक, कुछ बेसिक नोट्स बनाया तो बना लीजिएगा। आया नेक्स्ट एक्ट, पूरा एक्ट समझ चुके हो, नेक्स्ट एक्ट समझना है, जो भी समझा उसको समझते हुए इस एक्ट को पढ़ना, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता रहेगा। एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, और जो एक्ट रटना है वो तो रटना ही है। द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कितने साल बाद आया? 11 साल, है ना। और द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नो डाउट, वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ही लॉ पास कर दी थी टू करेक्ट व्हाट 1773 की जो कमियां थी, डिफेक्ट्स थी। तो अगला क्वेश्चन का पहला आंसर बन गया। मान लो क्वेश्चन आया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पिट्स इंडिया एक्ट, पहला पॉइंट यही रहेगा, to clear all the defects of the 1773 Act, which was unable to have a good governance or administration in the company. Following acts and their points are presented. खत्म। लास्ट में क्रिटिकल एनालिसिस देके खत्म कर देंगे अपना आंसर मेंस का, है ना। The act resulted in dual control of British possession in India by the British government and the company, with the final authority resting with the government, giving the British government a direct control over the Indian administration. समझिएगा इस बात को। पहले ड्यूअल गवर्नमेंट कहां थी? इंडिया में, बंगाल में, ठीक है। उसके बाद 1773 में फुल कंट्रोल अभी भी वही 24 डायरेक्टर्स पे था। अब धीरे धीरे पार्लियामेंट एक कदम और अंदर आ गई। क्या बोला उसने? अब जितने भी ब्रिटिश पोजेशंस थे, मतलब इंडिया की टेरिटरी, ठीक है, जितने भी इंडिया के ब्रिटिश पोजेशंस थे उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा एंड कंपनी का तो होगा ही, और दोनों में जब बात फंसेगी तो फाइनल अथॉरिटी विल बी रेस्टिंग ऑन द गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय द ब्रिटिश पीपल, गिविंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम, या देखा जाए द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एक स्टेप फर्दर, दिस इज द रेलिवेंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट पेनिट्रेटेड, पहले रेगुलेट किया, अब तो घुस गए, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंपनी क्या बन गई भाई? सबऑर्डिनेट बन गई। सब समझते रहिएगा, सब एक के साथ एक है पॉइंट, ठीक है। दिस कंपनी नाउ बिकेम सबऑर्डिनेट, सही बात है, सबऑर्डिनेट ही बनेगी जब फाइनल अथॉरिटी गवर्नमेंट की हो गई, दिल्ली से चलेगी ये कोचिंग, वी आर सबऑर्डिनेट ना, क्लियरली। द कंपनी बिकेम अ सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, unlike the previous regulation act 1773, where government only sought to regulate matter but not take over. This you got the introduction of the Pitt's India Act. एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो बताइए, और अगले पोस्टुलेट्स पे चलते हैं। दिस इज ऑल एक्ट टोटल एनालिटिक रिव्यू। आप किताब पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? बस एक्ट में क्या क्या लिखा, मैं आपको पूरी एनालिसिस भी दे रहा हूं साथ में, क्रिटिकल एनालिसिस लास्ट में, तो कंप्लीट हो गया आपके लिए। इसके नोट कुछ बनाते रहिएगा, लिखा होना चाहिए, हैंड आउट मिल ही जाएंगे, प्रीवियस से क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपको टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। इन 2-2.5 सालों में अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि फिर इंडियन एक्सप्रेस का जो होता है ना, वो इससे ऐड होके कुछ अच्छा बन सके, या से हिंदू से आउट ऑफ सिलेबस। मैंने बहुत बार देखा है कि यूपीएससी पढ़ने के 4-6 महीने बाद ना बाहर, जो तुम डिफेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तुम भी यूपीएससी के लिए हो जाओगे, या यूपीएससी करूंगा, मतलब ठीक है तुम्हारा बचपन का प्यार होगा डिफेंस, लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि सीरियसली इस तरह की एजुकेशन स्कूल में मिल जाती ना, भाई एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं ना, ट्यूशन क्यों आते हैं, कोचिंग क्यों आते हैं? वी आर द फोस्टर चाइल्ड, नाजायज औलाद हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। स्कूल में यदि एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़ाई दी जाती तो हम जैसे टीचर की जरूरत नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत नहीं। दिस इज अवर एजुकेशन सिस्टम। साला वही दिए थे जीवन में एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, फिर उसी टीचर के पास जाते थे 600 रुपए दे के ट्यूशन लेने। नहीं वो कह रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्यों पढ़ रही हैं, क्योंकि वही यही चीज एनसीईआरटी में लिखी है ना, उस लेवल का उस समय पढ़ा दो, है ना। 2 बार पैसे खर्च किए आपने, एक बार कोचिंग में, एक बार स्कूलिंग में, और एक बार फिर दिल्ली जाओगे, क्या हो गया, बेसिक पढ़ लिया, एक बार तो दिल्ली जाना पड़ेगा यूपीएससी के लिए, जाओगे 20,000 खर्चा है वहां रहने का, तो ठीक है, जितना तैयार होके जाओगे ना उतना बेहतर है, दैट्स द बेस्ट पॉइंट। आगे बढ़े।
अब पता चलेगा क्या क्या अलग हुआ, अब पोस्टुलेट पता चलेंगे। चलिए, कंपनी के कौन कौन से दो फंक्शंस क्रिएट हो गए? कमर्शियल 1600 से चल रहा है, पॉलिटिकल वो क्रिएट कर ही दिया बक्सर और प्लासी ने, ठीक है। तो द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी वाज सेपरेटेड, एकदम सही है, होना भी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, समझ ही चुके हो फिलॉसफीज को, ठीक है। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था? कमर्शियल एक्टिविटी, यही 24 लोग, 5 साल का टेन्योर और 1/4 का री इलेक्शन, जिससे क्लीनिंग हो चुकी है। एक नया बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जैसे बीसीसीआई, ऐसे याद करना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट बॉडी बीसीसीआई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो 24 पहले से ही थे। मैनेज्ड व्हाट? द पॉलिटिकल अफेयर्स, कौन हेड करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। आगे जाके यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सुपर पावर क्रिएट कर देगा, मॉर्ले मिंटो, मॉन्टेगू, जेम्स वाट, इसी को तो 1858 में सुपर पावर बनाया गया, कल हम देख रहे थे, ठीक है, याद है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके अंदर इंडियन काउंसिल बनेगी, करेक्ट कर पा रहे हो? आगे जाके यही होने वाला, तो 84 में हमको पहुंचना है 1857 तक, ठीक है। तो नाउ दे वर हैविंग टू फंक्शन ऑफ द कंपनी सेपरेटेड। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले भी कमर्शियल काम देखते थे, ट्रेडिंग का काम देखते थे, अभी भी रिपोर्ट भेजनी है एक एक पैसे की 73 का एक्ट के हिसाब से, और कमर्शियल एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे। जो मेन है पॉलिटिकल अफेयर्स, वो कौन देखेगा? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन देखेगी, लेकिन ब्रिटेन के पास यही काम तो बचा नहीं है, तो एक आदमी को अपॉइंट कर देगी जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या एक्सटर्नल मिनिस्टर से, मान लीजिए आप, जिसके अंदर कौन रहेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 लोग। तो नाउ द कंपनी हैड 2 बॉडीज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6, both will be seeing the commercial and the political powers of the Indian possession of the Britishers. लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज और ट्रेड की जो मोनोपोली थी, जो क्वीन एलिजाबेथ ने दी थी, वो आज भी इंटैक्ट है बाय द कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टोटल पावर है, ठीक है, वो साउथ अमेरिका चाइल्ड के उस पार और अपने केप ऑफ गुड होप के उस पार, पूरी की पूरी मोनोपोली आज भी कंपनी के पास है। बस एक्टिविटी में एंट्री हो गई है, पॉलिटिकल काम तुम नहीं करोगे आज, तुम तो अपना कंपनी चलाओ, ठीक है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज और ट्रेड वेयर स्टिल अ मोनोपोली ऑफ द कंपनी। आपको पता है यही आगे आगे छीनी जाएगी, है ना, टी की ट्रेड, री की ट्रेड आज ही खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कौन सा बोर्ड ऑफ कंट्रोल? 6 लोग वाला, पॉलिटिकल वाला, हैड द पावर टू सेंड व्हाट? द न्यू गवर्नर्स, यहां देखते रहिए, न्यू गवर्नर्स टू इंडिया, और फुल अथॉरिटी टू ऑल्टर देम। तो तुम रिपन भाई अच्छा काम नहीं करे, वापस आ, कौन वाली सही काम करो और करो तुम, समझ गए? तो हु विल बी अपॉइंटेड द गवर्नर्स ऑफ द कंट्री? गवर्नर्स ऑफ से कलकत्ता मद्रास प्रेसिडेंसी, दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो गवर्नर जनरल के अंडर क्या था? देश की पॉलिटी थी, ठीक है। थ्रू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड फुली कंट्रोल द कंपनी, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स, सब में एंटर कर चुके। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आप तो सिविल ऑफिसर हो, जो भी सिविल काम करोगे, ठीक है। मिलिट्री पोजेशंस जो हैं 1857 नहीं आया है, अभी भी वो एक्सपेंड कर रहा है, उसके बाद मना किया जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू अफेयर्स इंडिया में कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। किसके थ्रू देखेगा? गवर्नर। कौन अपॉइंट करेगा गवर्नर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश का पीएम, जो सुप्रीम अथॉरिटी। हाँ मैडम पूछिए। कैसे बोलिए? ट्रेड मोनोपोली, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, commercial activity will be seen by them, all the commercial trade, the relationship will be seen by them. Other part, the political part will be looked after the board of control and the governors. Military, डोमिनियन बेसिकली होता है रूल अंडर अ रूल, ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन जो तुम कह रहे हो ना उसमें बेसिक चीजें यही होती है। मान ले मैं तेरे से फुल रूल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तेरे से 3 चीज छीन लू ना, नहीं सिविल रेवेन्यू नहीं आता, सुन तो ले, मैं तेरे से 3 चीज छीन लू ना, तो तू सुजरैन हो जाएगा। सुजरैन मतलब सॉवरेन का उल्टा, सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, लेकिन उसका उल्टा क्या? सुजरैन मतलब अधीन। मैं तुमसे 3 चीज छीन लू बस, बेसिक जो ब्रिटिश ने किया हमारे साथ, और हम पूरे अधीन हो जाएंगे। पहला, मिलिट्री। क्या कर रहे हो? मेरी मिलिट्री रहेगी ना, क्यों फालतू में मिलिट्री पे खर्चा कर रहे हो? मुगल साहब, मराठा साहब, हमारे मिलिट्री। अब हम बोलेंगे फोन करके कि गोली चलाओ या ना चलाओ, मिलिट्री।
दूसरा रेवेन्यू, दीवानी राइट्स, ऐसा खर्च करना है हमसे पूछो, कपड़े खरीदना नहीं, अभी नहीं खरीदना है, गोलगप्पे नहीं, एक से ज्यादा मत खाना, सुध रहे नो। तीसरा एक्सटर्नल अफेयर्स, किससे मिलोगे, किससे बात करोगे, किससे अपनी बिटिया का ब्याह करोगे, किससे नहीं करोगे। ये तीनों उन्होंने सिंधिया से छीन लिए, होलकर से छीन लिए, मुगल से छीन लिए, मराठा से छीन लिए, और प्रिंसली स्टेट क्या बन गए, पपेट बन गए। मिलिट्री खुद की है नहीं। एक्सटर्नल अफेयर्स तुमको क्या देखना है, अवध से लड़ाई करनी है, हम बताएंगे नहीं करनी है, हम बोलेंगे लड़ाई करने जाओ, ठीक है, और तुम उसे एक एक पैसे के मोहताज कर देंगे। बाकी और भी डिपार्टमेंट, तुम सबके पास 28-30 डिपार्टमेंट होंगे कलेक्ट्रेट के, ये तीन मेन तुमसे छीन लो तो फिर बचा ही क्या, महिला विकास है तो उसमें कुछ, वो तो बस बेसिकली क्या है, सोशल सर्विस है। असली पावर दादा रेवेन्यू की है ना, साइन अथॉरिटी, 144 लगवा दो, 2 मिनट लग जाए, खाली करवा दो रोड, वही छीन लिया तुमसे मैंने, मिलिट्री पावर। दिस इज व्हाट, ये तो ऐसा जरूरी नहीं है, मिलिट्री आ गया, रेवेन्यू आ गया, सिविल उन्होंने बोला तुम करो, रोड तुम बनवाओ, पुलिस स्टेशन तुम बनवाओ, तुम्हारे लोग मरे, एग्रीकल्चर अच्छा ना हो, बांध बनवाना है तो बनवाओ, अपन को तो इन दोनों से मतलब है, तो वो सोसाइटी अलग है। एक्सटर्नल अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कल इसको बोल दूं कि तुम किससे बात करोगे, किससे नहीं करोगी, तुम बारा कुछ बचा सुप्रीमेसी, इंडिपेंडेंट कुछ नहीं हुआ, ठीक है, समझ आया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के बाद कंपनी की मोनोपोली तो थी, लेकिन अब काम बांट दिए गए, तुम अपना काम करो, अपना काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस पूरे एक्ट में एक वर्ड यूज किया गया था, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया कि इंडिया में जो भी कंपनी के पोजेशन है, कंपनी का एक छोटी सी से टेबल चेयर भी है, वो किसके है, ब्रिटिश पोजेशन है, ठीक है। The company territory in India were called the British possession in India. It was the first time the India was called the British possession in India. ठीक है, on paper, ठीक है। Which act first time gave the word possession of India? इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, कैसे पता चलेगा, पिछले साल के पेपर देखेंगे, है ना। एक किताब आती है, खरीद लीजिएगा, लक्ष्मीकांत के अलावा। मैंने आपको फर्स्ट क्लासेस में बताई थी जब मैं ओरिएंटेशन देने आया था आज से 20 दिन पहले, हिस्ट्री क्लासेस पहले, एक एमसीक्यू की किताब बताई थी, मेरे को मिस कर रही है, मेरे को याद आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। घटना चक्र, घटना चक्र खरीद लेना पॉलिटी की, उसमें हर चैप्टर के यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सबके पिछले सारे क्वेश्चन, घटना चक्र जाके खरीद लेना आज रात को ही जाके। घटना चक्र बोलना पॉलिटी की दे देना, हिस्ट्री की भी खरीद लेना, ज्योग्राफी सभी की आती है, उसमें क्या है, पहला चैप्टर हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन आए हुए, सेकंड चैप्टर मुगल 50 100 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तेरे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खरीद लेना, आप सब भी खरीद लेना। आज जाके उसमें चैप्टर आएगा रेगुलेटिंग आउट ऑफ 773, 20 क्वेश्चन आए आज तक यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, बिहार पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी में। तो तुम आंख बंद करके आंसर छुपा के उसको कर लिए, मतलब आज की क्लास सफल हुई, नहीं हुए तो कल डाउट पूछ लेना या 2 बार फिर पढ़ लेना, तीसरे दिन से आने लग जाएगा। एग्जाम के दिन बनना चाहिए, आज बने ना बने, सीधी बात है ना, कोई डरने की बात नहीं, इसको ज्यादा आता है, ठीक है, एग्जाम के दिन सब बैठोगे, इसके बराबर ऐसे ज्यादा आना चाहिए। आज एग्जाम है क्या, कल एग्जाम है, नहीं ना, 2.5 साल के बाद एग्जाम है ना, 2.5 साल बाद इस लेवल पे या इसके ज्यादा लेवल पे तैयारी होंगी। अभी कोई ये मत सोचना इसको एनडीसी के बारे में कैसे पता, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे को तो पढ़ना छोड़ देना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग होते हैं यूपीएससी में, नहीं, 2.5 साल बाद तुम भी इसके बराबर होगे। ये पहले पढ़ा होगा, डिपेंडिंग, मेरा रूममेट था फर्स्ट अटेम्प्ट आईएएस ऑफिसर, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बस मेंस लिख पाया, सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, मैं उससे पूछा, पहले तो कभी नहीं बताया उसने, जब क्लास में बैठता था वाजीराम में जब मैं पढ़ता था, उसने बताया मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, पूरे इंजीनियरिंग में मैंने कॉलेज छोड़ के हिंदू 3 साल से पढ़ रहा हूँ। जब तुम पहली बार हिंदू वाजीराम में आके पढ़े और परेशान होते थे 4-4 घंटे कैसे नोट्स बनाए, मेरे वाजीराम के मेरे 3 साल के हिंदू के नोट्स बने थे, मेरे को 20 मिनट्स लगते थे हिंदू पढ़ने में, इसलिए मैं पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया, सीधी सीधी बात। आप भी वही तो कर रहे हैं ना, मैं गया था 24 साल में पहली बार कॉलेज कंप्लीट करके, आप तो 12वीं के बाद से पढ़ रहे हो, तो फायदा तो होना चाहिए। पहला अटेम्प्ट है, इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ लद्दाख, सचिन वैस, केबीसी मैथ, माई रूममेट। अभी मत कुछ बात बताऊंगा, अभी तो 15 दिन है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट आते हैं, द गवर्नर जनरल काउंसिल स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड टू 3 मेंबर, पहले कितने थे 4, तो याद रखना पड़ेगा भैया, इसमें कोई दिक्कत वो नहीं है। वन ऑफ whom was to be commander in chief of
किंग्स आर्मी। मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट किसको दिया, पोर्टफोलियो ही तो है ये, कि भैया तुम जो गवर्नर जनरल हो उसमें अब 3 लोग रहेंगे, मतलब 3+1 हो गया, पहले +4+1 था। अब उसमें एक आदमी क्या रहेगा, गवर्नर जनरल, 2 रहेंगे डिफरेंट काम, और एक का क्या काम होगा, द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, मतलब मिलिट्री का काम होगा। एक पोर्टफोलियो वितरण हो गया। कमांडर इन चीफ मिलिट्री का कोई क्वेश्चन है तो किससे पूछोगे, गवर्नर जनरल से पूछोगे, प्लस इस आदमी से पूछोगे क्या चल रहा है तेरे डिपार्टमेंट में भाई, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो गवर्नर जनरल काउंसिल की 4 की स्ट्रेंथ। अच्छा एक चीज बताओ, पहले कितना था, 4+1 5, वीटो पावर की दिक्कत आई, अब कितना हुआ, 3+1 2+2 का, है ना। तो देर थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की गई, है ना। कास्टिंग वोटिंग आगे आएगा, बताता हूं, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज किया गया, ठीक है। वीटो अलग होता है, कास्टिंग अलग होता है, एकदम सही बोला तुमने, बता ही देता हूं, उसने बोल दिया तो आधे लोग सदमे में आ जाओगे। वीटो वोट होता है पावर टू रिवर्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, बात कर ली। कास्टिंग वोट ये होता है कि मान लो अभी मैंने डिसाइड किया कि तुम पिज्जा खाओगे कि बर्गर खाओगे, 50% पिज्जा 50% बर्गर में बात फंस गई, 10 लोग थे, 5-5 हो गया, तो आई हैव द पावर टू वोट, वरना आई डोंट हैव एनी पावर ऑफ वोट। क्यों, मैं मॉनिटर हूं या मैं भी वो हूं, मैं यदि बोल दिया पिज्जा ज्यादा अच्छा लगता है तो तुम सब पिज्जा के लिए हाँ बोल दोगे, क्यों, मेरी अथॉरिटी ऑफ सीट है, यार सर बोल रहे थे पिज्जा ही मंगवा लेते, तो आई हैव टू बिकम साइलेंट। अब ओम बिरला या जो भी हमारे गवर्नर, सॉरी लोकसभा स्पीकर है, वो किसी पार्टी से आते हैं, बीजेपी या कांग्रेस से, तो बीजेपी का हमेशा साथ देंगे, ऐसा नहीं होता, वो बाद में दे तो बाद में, उनको वोटिंग राइट ही मत दो, कास्टिंग वोट दो, जब बात फंस जाए तो एक वोट की जरूरत पड़ती है, कौन देगा, मॉनिटर देगा, ठीक है, इसको कहते हैं कास्टिंग वोट। जान वापस कमिंग बैक, तो कास्टिंग वोट लिखा हुआ था, द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द राइट ऑफ कास्टिंग वोट। क्या होता है, अभी जस्ट समझाया, कास्ट करने का वोट, ठीक है। इन केस द मेंबर प्रेजेंट इन अ मीटिंग ऑफ द काउंसिल shall any time be equally divided in opinion, who has the power, now the governor general। तो दिक्कत आई थी वहां, क्रिटिकल एनालिसिस में कंप्लीट हुई, ठीक है। वीटो नहीं दिया गया लेकिन कास्टिंग वोट दे दिया। कितने लोग हैं, 3+1, पहले थे 4+1, अब 3+1 में 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, गवर्नर को एक ही आदमी को बस चाय पिलानी है रात को, उसका साइड हो गया, उसके बाद पावर किसकी हुई, गवर्नर जनरल की। तो जो अनइक्वालिटी थी वो अब धीरे धीरे पिटशन, इसलिए मैं बोल रहा हूं यदि पहले का समझ गए, बस कनेक्ट करना। विच एक्ट गेव द कास्टिंग वोट, पिट्स इंडिया एक्ट। कास्टिंग वोट क्या होता है, कास्ट अ वोट जब इक्वालिटी क्रिएट हो जाए, और इक्वालिटी यहां आराम से हो सकती है, तो मोर पावर टू गवर्नर, है ना, ठीक। द एक्ट मैंडेटेड, मैंडेटेड मतलब होना ही, मैंडेटरी, ठीक है, दैट ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी इन इंडिया। तुम लोग नहीं देते, ITR नहीं देते तुम्हारे पापा, 1-1 रुपए का देते ना ब्यौरा, क्यों देते ना, कहाँ कहाँ जमीन है, फिर मम्मी के नाम पे जमीन है, चाचा के बेटे के नाम पे जमीन है, तुम जब कलेक्टर बनोगे तो यही करोगे, ठीक है। अपने नाम पे जमीन, तुम पा रहे हो 60,000 रुपए, है तुम हो DM, और तुम्हारे पास 6 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई, तो तुम्हारा जो ड्राइवर होगा उसके अकाउंट में होंगे कुछ पैसे, ऐसे करके जिससे डायरेक्ट ना हो पाए, ठीक है। देश चलाना है ना, तुम ही लोग यही करोगे, तुम ही लोग मांगोगे, तुम लोग की सैलरी कौन देते हैं, हम देते हैं। नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट यार, ये बताएगा डिफेंस वाला, आर्मी में टैक्स लगता है, मेरे को आइडिया नहीं, इसके बारे में जो आइडिया नहीं, गलत बोल दूंगा क्या, नहीं टैक्स देना पड़ता है कि नहीं, एग्रीकल्चर में तो नहीं देना पड़ता 100%। वो GST तो देना, GST तो इनडायरेक्ट टैक्स ना, समोसा का तुम हल्दीराम जाओगे तो GST तो देना ही पड़ेगा ना, बोलोगे मैं एग्रीकल्चर में नहीं दे रहा, डायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ता। ITR तो ब्यौरा होता है बेसिकली, अरे ITR तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं इसमें नहीं बताऊंगा। The act mandated that all civil and military officers must disclose, mandatory mandate किया, their property in India and Britain within 2 months of their joining, and severe punishment was provided for the corrupt officer। 2 महीने पहले मेरे पास 3 करोड़ की संपत्ति थी, अब मैं बन गया क्या, इंडिया में जाके गवर्नर या मिलिट्री ऑफिसर, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, ICS ऑफिसर, और उसका 6 करोड़ हो गया अचानक से, इसका मतलब तुम करप्ट की हो, वही 70-73, इसलिए पहले ही मांग लिया, बनने से 2 महीने पहले तुम्हारी क्या औकात है, और अचानक से बढ़े तो हिसाब से बढ़े ना, ठीक है। कल तक तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं थे, आज तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है और 2 है ऊपर से, ठीक है, समझा करो। इसीलिए आज की डेट में तुम सब ब्यूरोक्रेट थे, तुम्हारे एक ब्यौरा मांगा जाता है,
ठीक है, कितना पैसा है वो सब छोड़ो, तुम MP MLA वार्ड मेंबर जिसको इलेक्ट करने गए हो, सबका ब्यौरा लिखा आता है ना, कितने क्रिमिनल केस चल रहे हैं, कितना पढ़ा है, हमारे पास राइट है, हमको पता होना चाहिए। इससे थोड़ा एक चांस होती है कि क्लीन गवर्नेंस दिखे। आपका MLA के पास एक रिक्शा था, एक बार सरपंची खत्म होते हुए या MLA खत्म होते हुए उसके बाद 4 फॉर्च्यूनर खड़ी हो गई, और मिलता कितना एक सरपंच को 8-9 हजार। इतना क्या हो गया भाई, रोड के लिए पैसा आया था, तुमने घर में रोड बनवा ली। होता है पैसा, इसीलिए ब्यौरा देना पड़ता है। तो कुल मिला के आप कनेक्ट कर पा रहे होगे जो करप्ट ऑफिशियल्स को वो करने के लिए, ठीक है। तो डिस्क्लोजिंग देयर प्रॉपर्टी आज भी करते हैं, कभी भी क्वेश्चन आए हाउ टू रिड्यूस करप्शन इन इंडिया, गिव सम मेजर पॉइंट, लिख देना यार, ठीक है। डिस्क्लोज ऑल देयर, वो आगे बढ़े। द गवर्नर जनरल काउंसिल वेयर सेट अप इन मद्रास एंड बंगाल। पहले गवर्नर जनरल काउंसिल बस कहां थी, बंगाल में, बाकी सब सबऑर्डिनेट थे, वहां पे एक एक आदमी काफी था। अब क्या, काउंसिल उनको भी दे दी गई, मतलब ऑफिसर्स उनको भी दे दिए गए, ठीक है। एज वेल बट द गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेयर डिप्राइव्ड ऑफ देयर इंडिपेंडेंट पावर, जो पहले छीन ली गई है 1773 में। एंड कलकत्ता वॉज गिवन द ग्रेटर पावर इन द मैटर ऑफ व्हाट, वॉर, कौन लड़ाई करेगा कौन नहीं करेगा, रेवेन्यू, डिप्लोमेसी, एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, दस बिकमिंग इन इफेक्ट द कैपिटल ऑफ कंपनी पोजेशन इन इंडिया। तो व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कंपनीज पोजेशन, कलकत्ता। वही आगे जाके दिल्ली दरबार में 1911 में दिल्ली बन जाएगा, है ना, जो कल बात की थी हम। तो व्हाट वाज द कैपिटल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द इंडिया इज कलकत्ता, ठीक है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे को काउंसिल मेंबर्स तो दिए, लेकिन साफ साफ क्लियर कर दिया कलकत्ता प्रेसिडेंसी विल हैव ऑल द सुप्रीम अथॉरिटी इन ऑल द डिप्लोमेटिक, रेवेन्यू एंड मैटर्स ऑफ वॉर, एंड इट विल बी अ कैपिटल ऑफ इंडियाज ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। पिट्स इंडिया एक्ट यहां पे खत्म होता है। अब इसकी नेगेटिविटी देखनी है, हाँ वही तो हमको सीखना है। आज ये सीख गए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ लोगे, क्यों आज की डेट में डिस्क्लोज किया जाता है, बैंक्रप्सी है कि नहीं, क्यों रखा जाता है, बैंक्रप्ट आदमी आएगा तो यही करेगा ना। तो बस इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको अदर देन पॉलिटिक गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा थोड़ा काम आएगा, हाउ टू राइट अ गुड आंसर, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट क्लियर है, 1773 एक्ट क्लियर है। आगे बढ़े, इसकी नेगेटिविटी से गाली भी दे दें थोड़ा, नहीं अच्छा, अरे दूसरा आ गया, अच्छा उसके में, हाँ ठीक है, चलो इसका एक्ट वो है, ठीक है। 1813 का ये 3 लाइन पढ़ लो, फिर मैं समझा देता हूं। ब्रेक चाहिए क्या, कितना बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, 3 से 20-30 मिनट तो, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एंड द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हमारा कंप्लीट है। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं द नेक्स्ट एक्ट जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, उसका सबसे पहले हम जानते हैं कि ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया क्यों, ठीक है। पढ़ लीजिए 2 मिनट, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। First step was regulating, second was entering into the matters of the कंपनी। कंपनी ने इतनी मेहनत की, बक्सर प्लासी लड़ा और अल्टीमेटली पॉलिटिकल एंटिटी बने, और उसके बाद किसी और लोग ने पूरे फ्रूट्स का फायदा किया, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के दौरान, ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लाया गया, उसके पहले एक यूरोपियन इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेपोलियन बोनापार्ट सुने होंगे, बहुत ही फेमस राजा था फ्रांस में। ही वॉज सो पॉपुलर, ही वॉज सो पावरफुल कि वो यूनिफिकेशन भी कर रहा था बहुत जगह यूरोप में, उसकी डिपेंडेंसी हो गई थी। मतलब जो या तो फ्रांस के अंडर में था नेपोलियन के अंदर, या तो जो कंट्रीज उसके अंडर आ रही थी, या कुछ अलायंस हो रहा था कि ठीक है वी आर विथ यू, ऐसे ऐसे अलायंस आ रहे थे। अब क्या हुआ, जितने भी ब्रिटिश
जितने भी ब्रिटिश कंपनीज थी उसमें से एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास एशिया के साथ ट्रेड करने की फुल मोनोपोली थी। और भी कंपनीज होगी ना दुनिया में, एक ही कंपनी को तो पावर मिला नहीं होगा, कोई अमेरिका में करती थी, कोई यूरोप में करती थी, बहुत सारी कंपनीज वर्क कर रही थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सभी कंपनी से कोई आदमी रहे होंगे। यस, सेकेंडली आदमी भी छोड़ो, दे यूज्ड टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। क्या अदानी एंड अंबानी के अलावा जितने भी लोग हैं सभी इलेक्ट करते हैं ना पीएम या सीएम को? दे हैव ऑल देयर मोटिव्स कि उनकी कंपनी को भी कुछ अच्छे ट्रेड बेनिफिट्स दिए जाएं। व्हाई नॉट टू कंपनीज ओनली? ठीक है, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। नेपोलियन बहुत स्ट्रांग हो रहा था, यूरोप को वो यूनिफाई करके कॉन्टिनेंटलिटी सिस्टम ला रहा था। जो यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट के अलायंसेस हैं या फ्रांस खुद है, वहां पे उनकी खुद की कंपनी या जिसके साथ गवर्नमेंट टाई अप्स होंगे वही वहां ट्रेड कर पाएगी। चलो वो किसी को मना भी नहीं करे, टैक्स कर देगा 70%। भाई मेरे को माइक्रोमैक्स और एप्पल में एप्पल को गिराना है तो मैं एप्पल को बोल दूंगा 80% टैक्स और माइक्रोमैक्स 20% टैक्स। 100 रुपए में 180 दोगे तो 120 दोगे, तो वैसे ही धीरे धीरे स्टील कम हो जाएगी एप्पल की। डिफरेंट आइडियाज से नेपोलियन बोनापार्ट अब जो ट्रेड पावर थी, रेवेन्यू था ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश एम्पायर के सब्जेक्ट्स का, वो कम हो रहा था। नाउ देयर वाज अ प्रेशर कि साउथ एशिया में मोनोपोली खत्म की जाए। 1600 से मोनोपोली चल रही है, सबके हिडन इंटरेस्ट थे। तो दिस एक्ट वाज द फर्स्ट एक्ट जहां पे मोनोपोली कम की गई। अगला 33 एक्ट में मोनोपोली ऑलमोस्ट सीज कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, अब समझिएगा एक रीजन नेपोलियन बोनापार्ट का फेमस होना, ब्रिटिश गवर्नमेंट में रेवेन्यू का प्रेशर बनना, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स जो भी हैं कहीं ना कहीं से इलेक्ट हो के आए हैं, कोई ना कोई वहां का लैंडलॉर्ड या वहां के लोग जो एम्प्लॉय हैं दे आर पुटिंग प्रेशर। और लॉबिंग तो हर जगह होती है ना। उन सब प्रेशर से क्या किया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाया गया। और अब मोनोपोली खत्म हो रही है, मतलब जो कमर्शियल एक्टिविटी थी कंपनी की, किसकी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, वॉर कम, श्रिंक, पॉलिटिकल पार्टी पावर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ज्यादा पावरफुल हो रहा है। 57 के बाद क्या होगा, फुल पावर किसकी हो जाएगी, गवर्नर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं द सक्सेस ऑफ द बोनापार्ट और द नेपोलियन बोनापार्ट इन यूरोप एंड हिज पॉलिसीज। कौन कौन सी पॉलिसीज था आपको ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन कभी अपनी होशियारी दिखानी हो कि उनको बहुत आता है एग्जाम में प्रेजेंट करना हो, दो नाम लिख देना, बर्लिन डिक्री ऑफ 1806 एंड द मिलान डिक्री ऑफ 1807। डिक्री क्या होती है, जो एम्परर होता है या जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो जब ऐलान करता है उसको डिक्री बोलते हैं। तो मिलान और बर्लिन में जो 1806 और 7 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जो अलाउंस किया, उसके बाद जो नई नई पॉलिसीज क्रिएट हुई उसने फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड मतलब मना कर दिया इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड। जब इंपोर्ट ही नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इनटू द यूरोपियन कंट्रीज जो या तो डिपेंडेंट थी फ्रांस पे या तो एलाइड थी उनकी। आगे जाके वर्ल्ड वॉर भी इसी पे होगा, अलायंस पे ही तो हुआ अल्टीमेट, बहुत साल बचे हैं लेकिन इसी सब कारणों से होगा। ठीक है, यूरोप की लड़ाई में पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व हो गया। दोनों वर्ल्ड वॉर एक्चुअली यूरोपियन वॉर्स थे ना। ठीक है, चलिए हमारे इंडिया के सोल्जर फालतू में लड़ने जाते थे, हमारी तो कोई लड़ाई भी नहीं थी ना, हम ब्रिटिश के पार्ट थे इसलिए जाना पड़ता था लड़ाई करने। ठीक है, इंस्टॉल्ड द कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप। ठीक है, एंड दीज सर्कमस्टेंसेस posed a hardship to the British traders and they demanded the entry of the port of Asia। वरना सरकार टॉपल हो जाएगी, एक कंपनी को बचाया जाए कि पूरा एक वोट बैंक बचाया जाए। ठीक है, अल्टीमेटली चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया गया, एक कंपनी को चार्टर दिया गया जिसने बोला गया ऑल द चार्टर दैट मैडम गेव यू क्वीन एलिजाबेथ विल नाउ फॉरवर्ड या सीज टू एग्जिस्ट। आपके सभी ट्रेड मोनोपोलीज जो कंपनी की हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं वो अब सभी ब्रिटिश मर्चेंट को खोल दिए जाएंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, 50,000 कंपनी, 50 कंपनियां जो ब्रिटिश में काम करती हैं, दे विल कम एंड हैव देयर फोर्ट फैक्ट्रीज, देयर एम्प्लॉय विल बी वर्किंग इन वो अंडर द क्राउन और द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सबको सेम अलायंस मिलेगी। ठीक है, हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी, ओपियम एंड चाइना। ट्रेड विद चाइना, ओपियम की ट्रेड और चाय की ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी।
बाकी एवरीथिंग, सिल्क, कॉटन, सॉल्ट पेटर जो गन पाउडर बनता था, बहुत सारी चीजें ये सब के लिए खोल दी गई। दिस इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। इट अलाउड, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एमपीपीएससी यूपीएससी में, यूपीएससी का फेवरेट पार्ट रहा है ये। कौन सा वो एक्ट था जिसने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ किया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब देखो, अभी तक क्या था? खेल था, कमर्शियल, पॉलिटिकल। अब वहां की क्रिश्चियनिटी चर्चेज, वहां की जितनी भी रिलीजियस बॉडी है वो यहां पे आ जाएंगी। क्या करेंगी? रिलीजन कन्वर्जन कर सकती हैं या अपने रिलीजन के बारे में बता सकती हैं। धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी क्या होती है वो अब हिंदुइज्म के साथ मिक्स होगा, मुस्लिम इस्लाम के साथ मिक्स होगा। प्लस यदि आप किसी के रिलीजन को यदि आप अटैक कर दो तो आप उसकी पूरी आइडेंटिटी खत्म कर सकते हो। किसी का रिलीजन एक्ट है, ऐसा चीज होती है ना। मैं आपको सही बोलूं, मैं तुमको अभी गाली गलौज करूं, ठीक है, तो तुम मेरे को एक बार सह लोगे। मैं तुम्हें भगवान को गाली दे दूं, तुम्हारे पास एक व्हाट्सएप आ जाए शंकर भगवान पे पैर रखा हुआ, खून जलता है। प्लस हमारे हिंदू के हर जगह के, क्रिश्चियनिटी में रोमन कैथोलिक्स या कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट स्टार्ट हुआ, उनके भी चर्च में दिक्कतें थी, उसको धीरे धीरे इवॉल्व या रिफॉर्म किया गया। हमारे हिंदू समाज में भी था, सती अच्छा नहीं था, डाउरी मांगना या परेशान करना अच्छा नहीं था। उनके यहाँ पे वो सिस्टम नहीं था, वहां पे कास्ट नहीं होते, वहां पे चर्च के हिसाब से होता है, हमारे यहाँ कास्ट होता है। अमेरिका में तो गोरा और काला होता है, हर जगह दिक्कतें हैं। लेकिन वो यहां आके क्या प्रूव करने लगे? हिंदुइज्म या इस्लाम इज नॉट गुड, वी आर सो लिबरल। आपका क्या पर्दा सिस्टम है? हमारी महिलाओं को देखो फ्रॉक पहन के घूमती हैं, सो लिबरलाइजेशन। लेकिन उनकी खुद की कंट्री में लड़कियों को वोटिंग राइट इंडिया के बाद मिला, उनकी खुद की लड़कियों को वोटिंग राइट इंडिया के बाद दिए। लेकिन बाकी लिबरलिज्म, पहनना ओढ़ना फलान ढिकान, ठीक है, पार्टीज थ्रो करने से, डिफरेंट डिफरेंट एजेंडा के थ्रू दिस ट्राइड स्टार्टिंग इंटरिंग अवर रिलीजियस आइडियाज, और इसी कारण 1857 रचा गया। बहुत सारी चीजें हुई। तो ये तो एक एनालिसिस था। तो विच एक्ट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर इनलाइटमेंट ऑफ द पीपल? दैट इज चार्टर 1813। चार्टर 1813 ने मोनोपोलीज कम की, बस 2-3 मोनोपोली बची थी, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया। क्या काम होगा? इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। फर्स्ट टाइम हमको वेस्टर्न एजुकेशन, पहले हम गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, हमारा जो भी था आर्यभट्ट का था, अब हम ग्रीक एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे तुम ही वही पढ़ के लंदन में एग्जाम देने जाओगे। पहले लंदन में आईसीएस एग्जाम होता था, यदि आईएएस बनना है तो लंदन में होता था, फिर धीरे धीरे आपको सर ने बताया होगा इंडिया में होने लग गया फलान जगह, ठीक है, ठीक है। तो इट प्रोवाइडेड अ स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग द इनहैबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज। ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ इंडिया मतलब जहां जहां ब्रिटिश का रूल था, वहां के लोगों के लिए वेस्टर्न एजुकेशन के लिए रास्ते खोले गए। अब मैं एक चीज बताऊं, अपार्ट फ्रॉम ऑल द गुड थिंग्स इन द क्रिश्चियनिटी एंड द वेस्टर्न एजुकेशन, कोई नई चीज एक बार आती है ना तो अच्छी ही लगती है। आपको मैं कुछ नया चीज इंट्रोड्यूस करूं ना, अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो एक फीलिंग ऑफ इंडियनिज्म में भी देखा गया कि वाह यार वेस्टर्न एजुकेशन में ये है, हमारे यहाँ तो ऐसा है, ठीक है, XYZ, ठीक है। देयर वाज आल्सो अ प्रोविजन दैट कंपनीज शुड इन्वेस्ट 1 लाख एवरी ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ द इंडियंस के ऊपर। इंडिया इतना बड़ा देश, 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। 1 लाख खर्च करेंगे तो खर्च कितना होगा असली में, वो भी बहुत बड़ी चीज है। प्लस एजुकेशन ऑफ इंडियंस, तो इंडियंस को एजुकेट क्या कराया जाएगा? साइंस थोड़ी पढ़ाई जाएगी। क्लर्क कौन बनेगा? ब्रिटिश से आदमी क्लर्क आए, मतलब उसको 40 दिन का पहले वॉयज क्रिएट किया जाए, उसको सैलरी पे रखा जाए, उसके 6 बच्चे हैं वहां, उसको भी यहाँ लाके रखा जाए। तो क्लर्कियल सिस्टम तुमको दे देते हैं ना, और तुमको पढ़ा के नौकरी दे देंगे तो तुम जीवन भर इंडेप्टेड रहोगे। भाई मैं तुमको फ्री में पढ़ा दूं कोचिंग में, इंडेप्टेड रहोगे तुम जिंदगी भर, जो बोलूंगा वो करोगे। आज की डेट में जो रिलीजियस गुरु होते हैं तुमको मन की शांति देने के लिए कुछ भी करवा देते हैं ना, आप करते भी हैं, इंडेप्टनेस फॉर द पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ठीक है, तो 1 लाख रुपए का एजुकेशन के लिए खर्च करने का वादा किया वहां की पार्लियामेंट ने। 1 लाख रुपए का बजट आएगा जो पढ़ाई पे जाएगा। क्या पढ़ाई करवानी है? इतना पढ़ा दो लिखा दो, कम से कम बेसिक इंग्लिश बोलने लग जाए और क्लर्कियल काम करने लग जाए हमारा।
धीरे धीरे एक पूरी फौज बनानी है एक ऐसे क्लास की जो इंडिया से अलग होके ब्रिटिशर्स बन जाएं। पूरी तरह नहीं, लेकिन बन जाएंगे तो एक क्या बनेगा, दो चीज, इंडियन और ब्रिटिश के बीच में एक इंडियन पार्टी रहेगी जो एक कम्युनिकेशन रहेगी, प्लस काम करने के लिए फ्री के लोग। एक ब्रिटिश आदमी को 2 लाख रुपए देना पड़ता होगा शायद से सालाना, तुम 20 रुपए में काम करोगे, सीधी बात, ठीक है। ऐसा कुछ आइडिया अब धीरे धीरे वो ला रहे थे, ठीक है। दिस एक्ट रेगुलेटेड द कंपनीज टेरिटोरियल रेवेन्यूज, जो टेरिटरी के रेवेन्यूज थे, काम थे, एंड कमर्शियल प्रॉफिट। इट वाज आस्क्ड टू कीप इट्स टेरिटोरियल एंड कमर्शियल अकाउंट सेपरेट। टेरिटरी पे कितना खर्च कर रहे हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कितना खर्च कर रहे हो, और कमर्शियल अकाउंट अलग अलग कर दो, तो कम से कम पता चले कि कमर्शियल में लॉस है तो टेरिटरी से उठा के डाल देंगे। बोले क्यों फालतू में ड्रेनेज बना रहे हो, मरने दो सबको, क्यों हॉस्पिटल बना रहे हो, यहाँ पे डालो लॉस हो रहा है, XYZ। तो क्लैरिटी उनकी थी कि हमको तो भाई पैसे कमाने, हमको रूल नहीं करना है, हमको गुडनेस नहीं क्रिएट करनी है। इंडिया में गुड गवर्नेंस का कोई शौक नहीं था उनको, ट्रेन भी खुद के लिए लाए थे, इतना सामान कैसे ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन, अब पर्सन पे टैक्स लो, रेवेन्यू, ठीक है। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन जो टैक्स नहीं देगा, लगान एंड XYZ, ठीक है। एक और तरीका उनकी जमीन हड़पने का, कंपनीज पोजेशन बढ़ाने का, एंड XYZ। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्लिसिटली रिटन, इम्प्लिसिट मतलब स्पिरिट में, अंदर, नॉट रिटन। एक्सप्लिसिटली मैंने गाली दी तुमको, मतलब मैंने गलत वर्ड बोला है, और इम्प्लिसिटली मैंने तुमको ताना दे के बोला, दोनों वर्ड अंदर होता है। एक्सप्लिसिटली मतलब रिटन इन लेटर, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, एक्सप्लिसिटली रिटन। इम्प्लिसिटली इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता, जो ट्राई कर ले घुसने ही नहीं देंगे, कोई ना कोई रीजन बना देंगे। इन स्पिरिट दे डोंट अलाउ, लिख ही दिया डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्लिसिटली डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। पहली बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगलिटी में इंडिया के पोजीशन को रिकॉग्नाइज दिया, पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कि ये देश हमारा ही है, हमारा ही पोजीशन है, ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया बोलने लग गए, ठीक है। तो ये तो बहुत ऐसा छोटा पॉइंट है, लेकिन प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चार्टर एक्ट में। पहला, एबॉलिशन ऑफ द मोनोपोली, क्या क्या मोनोपोली बची थी, क्वेश्चन आपके उसमें आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, आज चेक कीजिएगा आपको मिलेगा। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज का आना, वेस्टर्न एजुकेशन आना, 1 लाख का लोन देना, ठीक है, ये ठीक है, आप लिख सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लोकल गवर्नमेंट टैक्स पेइंग, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 13 तक कंप्लीट, आगे बढ़े, पढ़ लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। 73, 84, ठीक है, 84 के बाद कितने 13 में आए, अब 20-20 साल में आएंगे 23, ठीक है, फिर 10 साल बाद आया 33, 1813 फिर 33, है ना, ठीक। सेंट हेलेना एक्ट किसको बोला जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वेरी इंपॉर्टेंट, 1833 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है हमारे एक्ट की, ठीक है, वी आर गोइंग मच डीपर। लेकिन कहानी याद रहेगी ना तो आप कर पाओगे, रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्त, समझने की जरूरत है। चलो भैया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कहते हैं, या सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833 कहते हैं। सेंट हेलेना एक जगह थी, ठीक है, उसका पोजीशन चेंज किया गया था, ठीक है, इसलिए सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, ठीक है, एक आइलैंड था। दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स व्हाट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस वर्ड को बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, मेंस में ऐसे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। क्या आपने 1773 से एक चीज नहीं देखी कि फैली हुई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को आप सेंट्रलाइज कर रहे हो? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पंचायत, पीएम पावरफुल, फिर सीएम, पंचायत मतलब सीएम से ज्यादा पावरफुल, सरपंची, 3 टियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब वो 1773 से आप यदि पूरे एक्ट को एक साथ पढ़ो तो आपको क्या दिखा, एक सेंट्रलाइजेशन मूव दिख रहा है,
कलकत्ता को पावरफुल बनाते बनाते बाकी को सेंट्रलाइज कर रहे हैं पूरा। ये फाइनल नेल था, लास्ट मार्क था, और पूरा इंडिया सेंट्रलाइज्ड पावर बन गया। ये कैसे आगे देखेंगे। दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रीडेजिग्नेटेड, नाम चेंज कर दिया गया, नई पोजीशन दे दी गई एज द गवर्नर जनरल ऑफ व्हाट, इंडिया। बंगाल के गवर्नर जनरल वाज गिवन सुपर पावर, लेकिन दो गवर्नर जनरल गवर्नर्स थे। अब जो बंगाल का गवर्नर होगा वो इंडिया का गवर्नर होगा, कोई बात ही नहीं, कोई सबऑर्डिनेशन कुछ नहीं, पीएम ऑफ इंडिया मान लो, चलो एक प्रकार से, ठीक है। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रीडेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम एंड हिज काउंसिल ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर। जितने भी सिविल पावर है, मिलिट्री पावर है, वो उसकी काउंसिल में होगा। जो बंगाली काउंसिल 3+1 बन के रखी थी, कनेक्ट करते रहिएगा, उसके पास। तो वो एक मिनी पार्लियामेंट जैसे नहीं दिखने लग गया भाई, वो और उसके 3-4 लोग पूरा देश संभालेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। इट डिप्राइव्ड, जब बना रहे हैं तो दो लोग को छीननी पड़ेगी। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास देयर लेजिस्लेटिव पावर। आज अब कोई बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की कोई पावर नहीं रही, टोटल सबऑर्डिनेशन, टोटल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। दिस इज द फाइनल स्टेप दैट हैज बीन डन, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन तो वो था ही, एग्जीक्यूटिव तो वो था ही, लेकिन अब लीगैलिटी मतलब लेजिस्लेचर, लॉ भी बनाने की पावर रखता था। अब मद्रास और बॉम्बे अब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव राइट प्लस सिविल एंड मिलिट्री राइट। और तब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं बोलते थे, इंडिया बोलते थे। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, विच एक्ट? 1773। Which act gave the Governor General of Bengal the power of Governor General of India? 1833. And who became the first Governor General of India? बेंटिक। वॉरेन हेस्टिंग नहीं, गलती मत कीजिएगा, ठीक है, वो बंगाल का। हाँ? मैंने नहीं रहा, तेरे को नहीं बोला, तुम लोग को बता रहा हूं, गलती मत करना। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, द लास्ट नील इन सेंट्रलाइजिंग इंडिया। Governor General of India giving all the right of the military legislature and all. Lord William Bentinck देश के इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग। और फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नया नाम वाइस रॉय। पहले वाइस रॉय कैनिंग, लास्ट वाइस रॉय, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि जब देश आजाद हुआ, इंडियन नहीं बोला मैंने, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। एंड लास्ट श्री राजा गोपालचारी, फर्स्ट इंडियन श्री राजा गोपालचारी। और इतने जितने भी गवर्नर जनरल हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उन सब में कॉर्नवालिस क्यों जाना जाता है, ठीक है, वेलेस्ली क्यों जाना जाता है, ये सब आपको हिस्ट्री में पढ़ना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ 3-4 लोग इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ, क्योंकि वो पहला आदमी था जिसने डिसेंट्रलाइजेशन किया, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल पावर गवर्नर जनरल के पास है। जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना ना, उसने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया, ठीक है। और आज की डेट में पंचायत क्या है? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, उसने शुरुआत की थी। इसलिए लॉर्ड मेयो और रिपन को, ठीक है, माना जाता है कि उन्होंने पंचायती की नींव डाली। मेयो ने फाइनेंशियल की थी, रिपन ने टोटल की थी। तो रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज्यादा पता चलेगा, हालांकि मेरे नोट्स में भी आएंगे, क्योंकि एलएसडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम है, हमारे सिलेबस में है। यहां तक क्लियर है भाई? बेंटिक साहब पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया में क्या अंतर है? पावर्स का, डेजिग्नेशंस का। फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वाज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी काउंसिल को क्या बोला गया? इंडिया काउंसिल। भाई अब उसकी जो 3-4 चले जो पार्ट टाइम, वो क्या हो गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही हो गई ना। ये 4 लोग जो भी बोलते देश में, ठीक है, तो इंडियन काउंसिल बोलने लग गए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके हाथ में थी? द गवर्नर जनरल, ठीक है। Thus, this act created for the first time the government of India having authority over entire territorial area
पोजेस्ड बाय ब्रिटिश। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट की गई 1830 के एक्ट में, 33 के एक्ट में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अमेंड, चेंज करना, रिपील, जीरो, नल एंड वॉइड, वापस ले लेना, ऑल्टर, कोई भी चेंजेस लाना, एनी लॉ परटेनिंग टू द पीपल, प्लेसेस इन द, कहा, इंडियन टेरिटरी पोसेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, पूरे इंडिया में नहीं, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, वेदर ब्रिटिश, फॉरेन और इंडियन नेटिव, विद द रिजर्वेशन ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी। ऐसा नहीं कुछ भी करो, आज की डेट में कुछ भी करो, संविधान की कंफर्मिटी चाहिए, गवर्नर जनरल कुछ भी करे, लेकिन वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी से बाहर नहीं जा सकता। वो ब्रिटिश बोलेगी नहीं भाई जो तूने किया गलत है, सर वापस लेता हूं, ठीक है। एंड ऑफ द राइट ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पुट इन टू प्लेस। इस लाइन को फिर अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरा पीएम वही है, उसके 3-4 पोर्टफोलियो, होम मिनिस्टर, फलान मिनिस्टर, ही विल बी रन इंडिया अंडर द कंफॉर्मिटी एंड रिजर्वेशन ऑफ पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो मालिक है कंपनी के, नो डाउट दे हैड सम पावर्स, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए। 1833 gave the government of India to into existence। आगे बढ़े। The laws made under the previous act was called regulation, while laws made under this act was called acts, ठीक है, चार्टर एक्ट्स, ठीक है। इससे पहले हम कंपनी को रेगुलेट कर रहे थे, अब कंपनी बन गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनके लिए हम एक्ट नहीं करेंगे, हम बेसिकली चार्टर नहीं लाएंगे, एक्ट की चीजें लाएंगे। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट आएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपने एक चीज देखा होगा, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, सेंट हेलेना प्लस चार्टर एक्ट तो बोला ही जाता है। दिस एक्ट मैंडेटेड दैट एनी लॉ मेड इन इंडिया was to be put before the British Parliament and was to be called act। सही बात है, जो भी गवर्नर जनरल को लगे in the administration he can make the laws, it will go to the British Parliament, they will pass a law to give it a legal sanctity। भैया जो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला वही तो पास करवाया उसने 47 एक्ट, कल बात किए थे। जो क्वीन ने बोला वही तो 1857 बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, समझ गए। गवर्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर है और लीगैलिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट संभाल रही है, और यहां जो लेजिस्लेटिव काम करने हैं उसके लिए हम एक मिनी काउंसिल तुमको दे के रखे हैं। एवरीथिंग विल गो अंडर द कंफर्मिटी ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटेन, दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। जेम्स 2 कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है। द एक्ट दस द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन वाज नाउ यूनिफाइड अंडर एक कंट्रोल, लास्ट नेल ऑफ इंडियाज सेंट्रलाइजेशन। जो 1773 स्टार्ट हुआ था, 1833 में एवरीथिंग गॉट यूनिफाइड। दिस इज पहली लाइन में लिखा हुआ था, कंट्री का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफाइड हैंड में है, एक कंट्रोल है। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल वाज अगेन फिक्स टू 4, 4 + 1 5, फिर हो गया 3 + 1 4, अब फिर वापस क्या चेंज हुआ 1833 में, 4 + 1 5, मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 लोग होंगे, ठीक है, जो रिड्यूस कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में। याद होना चाहिए कब कब चेंज हुआ, थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। However, certain limits were imposed on the functioning of the fourth member। ये वही है जिसको आप सब कोई जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। He was not entitled to act as a member of council, only on the matters of, कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जहां पे वो काम करेगा, except for the legislative purposes। The fourth member of the council was Lord Macaulay। ये वही आदमी है जिसने आईपीसी क्रिएट की, सीआरपीसी। आज जो भी आप पढ़ते हो ना लॉ में, कोडिफिकेशन, इसको दिया गया था ये काम। इसका पूरा काम था इंडिया लॉ को समझ के कोडिफाई करके किताब दे दे। जब हमको दिक्कत होगी हम देखेंगे चौथा पेज, अच्छा चोरी में ये लोग ये करते हैं, रेप केसेस में ऐसा होता है, या ये इनके प्रोसीजर्स हैं, ऐसे करके, ठीक है। प्लीज समझिएगा अब मेरी बात, धीरे धीरे क्या स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। गवर्नर जनरल साहब के 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और एक लेजिस्लेटिव मेंबर है। जब वो कोई एग्जीक्यूटिव काम करते हैं
मैनेजमेंट लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का, तो ये 3+1 लोग बैठ जाते हैं आराम से। लेकिन जब कोई लॉ बनाते हैं तो उनको लॉयर चाहिए जिसको लॉ की समझ हो, लीगैलिटी समझता हो, तो वो मैकुले को भी बुला लेते थे या फोर्थ मेंबर को भी बुला लेते थे। बस मतलब देखा जाए तो जो फोर्थ मेंबर जो ऐड किया गया पिट्स इंडिया के बाद अभी, वो बस लीगैलिटी एंगल्स को देखता था, लेजिस्लेटिव एंगल्स को देखता था। ठीक है, तो यही लिखा है आपने, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल वाज नाउ 4 अदर देन द गवर्नर जनरल। इस 4 में से जो फोर्थ मेंबर था, पहले तो 3+1 थे, जो फोर्थ नया ऐड हुआ तो मैं ऐसे ऐड करूंगा उसको 3+1+1, ऐसे ऐड कर सकता हूं। पहले यही था, याद करने में याद होगा +1+2 दो बार क्यों लिखा हूं, अच्छा एक फुल मेंबर नहीं था, एक लेजिस्लेटिव में ही आता था, आगे जाके ये फुल मेंबर बनेगा। इनकमिंग सक्सेशन ही विल कम बिकम द परमानेंट मेंबर, अभी तो नहीं है, याद रखना स्टेटमेंट में आएगा। द फोर्थ मेंबर वाज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज पर 33 एक्ट, तीनों ऑप्शन और लिखे रहेंगे, क्रिश्चियन मिशनरी भी आए थे, तो आपको याद होना चाहिए कब क्या हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लॉर्ड मैकुले बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, आपने सुना होगा नाम उनका, नहीं? लॉर्ड मैकुले का नाम नहीं सुना, हिस्ट्री में नहीं सुना, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत ही सिंपल है और आप अभी पढ़ चुके हैं। द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम sought to separate what legislative function of governor general in council from the executive function, यही मैंने आपको समझाया। भाई आज तक गवर्नर जनरल का काम था एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेशन, अब उसको एक लॉ मेंबर दे दिया जिससे वो थोड़ा थोड़ा लॉ भी बनाना सीख जाए, वो था मैकुले जो फुल मेंबर भी नहीं था। तो 1833 चार्टर एक्ट इज इन ऑफ द इंपॉर्टेंस दैट फर्स्ट टाइम इट वाज सॉट, ऐसी कोशिश की गई कि जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसमें 5 बैठेंगे और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें 4 लोग बैठेंगे, मैकुले नहीं बैठेगा, ठीक है, उसको सेपरेट किया गया, लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की कोशिश की। यही लेजिस्लेचर आगे जाके पार्लियामेंट बन जाएगा, काउंसिल बड़ी होगी 50, 365, फिर 502, और यही एग्जीक्यूटिव कल पोर्टफोलियो बन जाएंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री, ट्रेड मिनिस्ट्री, फलान मिनिस्ट्री, एग्जीक्यूटिव अलग लेजिस्लेचर अलग, समझ आया? यही आगे होगा। इसी तरह इंडिया भी बना, हमने इंडिया में सोचा हमारे गवर्नर जनरल, हमारे पीएम, हमारे सीएम, हमारे प्रेसिडेंट के पास काउंसिल होगी कि लॉ देखेगी, एग्जीक्यूटिव देखेगी, दोनों को अलग रखेंगे, क्यों? दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अच्छा, जुडिशरी पहले दिन से लगे 1773 से, ठीक है, ठीक है। दस बिगिनिंग ऑफ अ व्हाट सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर इंडिया कैन बी सीन, पार्लियामेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर वही है ना, लोकसभा, पार्लियामेंट, और अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो वी कैन से दैट somewhere some around 1833 में you can see a beginning of a legislative system in India if through Charter Act of 1833, आगे जाके बहुत अच्छी तरह देखने को मिलेगा। एज पर द लॉ एक इंडियन लॉ कमीशन बैठाया जाएगा, क्या करेगा? लॉ को कोडिफाई करेगा, जो मैंने अभी आपको बताया आपको। द फर्स्ट लॉ कमीशन किसने हैंडल किया? लॉर्ड मैकुले एज इट्स चेयरमैन, और जिसका काम क्या था? टू कोडिफाई ऑल द इंडियन लॉज, जितने भी इंडियन मुस्लिम हिंदू लॉज हैं उसको कोडिफाई करने का काम है लॉर्ड मैकुले का। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी एंड इट बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। भाई जो भी कमर्शियल काम थे तुम्हारे, वैसे ही मोनोपोली जा चुकी है तुम्हारी, 3 जगह ही बची है, टी, ओपीएम एंड ट्रेड विद चाइना, इसके अलावा आपका वैसे भी कोई काम नहीं है। 33 ने यह भी बोल दिया कि आपके जितने भी कमर्शियल काम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस और बस प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रखिए, जो आपका गवर्नर जनरल था वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा इंडिया का। ही विल बी द नाउ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया हैविंग लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशरी अलग चली रही है, ठीक है। कंपनी लॉस्ट देयर मोनोपोली ऑन ट्रेड, टोटल मोनोपोली, अब चाइना भी खुल गया, ओपीएम भी खुल गया, टी भी खुल गया, जिसका जो हो जाए, ठीक है। द कंपनीज ट्रेड लिंक विद चाइना एंड टी वेयर क्लोज्ड एंड सीज्ड, ठीक है। दिस एक्ट परमिटेड इंग्लिश टू सेटल एंड ट्रेड फ्रीली इन इंडिया। भाई दो चीज है, मैं तुमको बोलूं ट्रेड अलाउड है तुमको, लेकिन यहां रुकने के अलाउ ना करो तो काहे की ट्रेड, यहां आके अपने रिप्रेजेंटेटिव बैठाना पड़ेगा। तो 13 में आई मिशनरीज, अब 33 में उन्होंने बोला कि पूरी ब्रिटिश रेसिडेंट, इंडिया पसंद है इंडिया में जाकर रहने लग जाओ, हैव ट्रेड, प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते हो तो प्राइवेट ट्रेड भी करो। अब छोटे छोटे मर्चेंट भी अपनी अपने पोस्ट खोल सकते हैं और दे कैन हैव देयर वो, ठीक है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम हमारी कंपनी है, दे विल टेक केयर। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े।
This was the first act that gave permission to the Indians to have a share in India's country administration. It stated that merit should be basis of should be basis of the employment to government service and not birth, color, religion, race. अब देखो करेक्ट करना, पिछले एक्ट में उन्होंने 1 लाख रुपए पढ़ने के लिए दिए, वेस्टर्न एजुकेशन अलाउ की, हम सबको इंग्लिश के लिए तैयार किया। 20 साल बाद इतना तो पढ़ लिख लिया होगा, या अभी भी पढ़ सकते हैं 33 के बाद। उन्होंने क्या बोला कि यार रंग रूप भेद, तुम इंडियन के हिसाब से तुम्हारा बर्थ इंडियन है, कलर ब्राउन है, रिलीजन हिंदू हो या मुस्लिम हो, रेस तुम्हारी अलग है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर मेरिटियस, हमारे एग्जाम पास करोगे तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकम ऑफिसर हेयर, बिकम थानेदार हेयर, बिकम अ सिविल सर्वेंट हेयर, क्लर्क बन जाइए, ड्राइवर बन जाइए हमारे, धीरे धीरे। इसी के लिए तैयार किए थे 20 साल पहले। आज की डेट में क्यों इंग्लिश पढ़ते हो आप लोग? 100-200 साल पढ़ाया गया, 1333 से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, आज भी पढ़ रहे, गीता नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो बहुत ही 200 साल बहुत होता है यार हमको आदत डलवाने के लिए। अल्टीमेटली उन्होंने क्या बोला, आज से पहले एम्प्लॉयमेंट का बेसिस क्या था, बर्थ, कलर, रिलीजन, रेस, ब्रिटिशर्स को ही मिलता था। आज मेरिट में भी वो लोग आएंगे जो हाई क्लास है, वही तो पढ़ रहा था इंग्लिश, लो क्लास थोड़ी पढ़ रहा था, और हाई क्लास इसीलिए ब्रिटिशर्स से क्लोज आ गए। एक जमाना था नेहरू सब माउंट बैटन के साथ पढ़े, रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़ी, वो राजा राम मोहन रॉय बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, लैंडलॉर्ड थे। इन्हीं लोगों ने इंग्लिश पढ़ा, इन्हीं लोगों ने सोचा देश के बारे में, ये तो गलत है। इन्हीं लोग वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे। 1857 ये आप रिनाइसा पढ़ रहे होंगे, तो कनेक्ट कीजिएगा बस ये सब चीजों को एक्ट के साथ, ठीक है। तो द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, सीधी बात है, मेरिट में आइए, ले जाइए अपनी सीट, फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, एंड स्टेटेड दैट इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस। आपको कोई डिबारेशन नहीं है, अलाउ है आपको, एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। हाउएवर दिस प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। प्रेशर आया इंग्लिश रेसिडेंट्स का कि हमारी नौकरी हम उनको क्यों दे रहे हो। आज ये तुम भी बोलते हो ना कि मुस्लिम जो आ रहे हैं बांग्लादेश से, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, उनकी नौकरी, तो वो उनको नौकरी दोगे, हम क्या जाएंगे। तो कुल मिला के 33 में इस पूरे प्रोविजन को नेगेट किया गया। नहीं ठीक है, चलो पूरी नौकरी ब्रिटिशर्स के लिए है, लेकिन आगे जाके ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 33 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जहां पे मेरिट सिस्टम या ओपन कंपटीशन लाया गया इंडिया को इंक्लूड करने के लिए, इंडियंस को, एंड अल्टीमेटली दिस डजंट हैपन ड्यू टू द अपोजिशन। This act provided for the mitigation of slavery existing in India at that time. The British Parliament abolished slavery in Britain and all possession in 1830. आपने वो देखी है 12 Year a Slave, ऑस्कर मूवी है। ऑस्कर मूवी बहुत थोड़ी बोरिंग होती है, यदि किसी का मूवी देखने का शौक है तो देख सकता है। कुल मिला के पहले स्लेवरी होती थी। आपको हिस्ट्री टीचर ने आपको एक चीज बताई है क्या, ट्राइंगल ट्रेड होती थी। हाँ, अफ्रीका से क्या उठाते थे, इंसान, ठीक है, उसको अमेरिका छोड़ाते थे और स्लेव बना देते थे। स्लेवरी होती थी, तुमको खरीद के इस मालिक को दे दिए और तुम्हारा पूरी जनरेशन, बच्चे से लेके सब इनके ही काम करेंगे, स्लेव होंगे। तो ब्लैक अमेरिकन जो है ना, वो सब स्लेव्स थे, किसी ना किसी व्हाइट फैमिली के नौकर थे वो। धीरे धीरे उनकी पोजीशन आई, ब्लैक मूवमेंट आया। पहला ब्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन बना, बराक ओबामा। अभी जाके सोचो, इतने सालों बाद वो ब्लैक्स को अभी भी नहीं देते वो दर्जा। आप देखो गोली मार देते हैं, अक्सर केसेस चलता है। इंडियंस को कितनी गोली पड़ी, अभी कुछ दिनों पहले एक इंडियन स्टूडेंट को मार दिया ऑस्ट्रेलिया में। तो देयर आर प्रॉब्लम्स इन देयर कंट्री। हमारी कंट्री में जो बोलते रहते हैं ना, वहां पे ज्यादा रेप्स होते हैं, बस हमको पता नहीं है ना, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम जानते नहीं है। हमारा देश अलग फालतू काम हो, टिकटॉक देख रहा है लड़की नाच रही है तो, नौरा फतेही का डांस देख रहा है, सोफिया अंसारी देख रहा है ना। बात ये है ना, पढ़ो ना, वहां पे ज्यादा रेप कल्चर है, ड्रग कल्चर है, वहां ज्यादा मिसयूज होता है सेक्सुअलिटी का। वहां पे तो लड़कियां इतना ज्यादा सेक्सुअली अनयूजुअल बिहेवियर क्रिएट होता है, हमारा नहीं होता। वहां तो स्कूल में अलाउ किया जाता है ना रेप पार्टी, आज माँ बाप के साथ पूछे जा रहे हैं, एंड देयर आर न्यूसेंसेस क्रिएटेड। हमारे तब भी नहीं है, तो वो हमको बोलते हैं हम लोग रेप कैपिटल है।
सीधा लिसन टू डिफरेंट लॉयर्स ऑफ द कंट्री, बड़े बड़े जयशंकर को सुनिए, उसने उसके साथ बताया है कि आप ज्यादा रेप हमारे। तुम्हारी इंडिया की प्रॉब्लम, जब इंडिया रशिया का साथ नहीं दे रहा है तो इट्स क्रिएटिंग अ हैवॉक इन यूरोप, और तुम्हारा यूरोप और अमेरिका ने पूरे दुनिया में लड़ाई करवा के रखी है डेमोक्रेसी के नाम पे, तो हमारी प्रॉब्लम कैसे हो गई? तो जिनके पास हेजीमोनी दे आर लीडिंग थिंग्स, हम बेवकूफ हैं। तुम लोग एक देखो एमएससी में बेसिकली तुम क्या काम करो, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, आपके भी फ्रेंड्स हैं, आप किसी टीसीएस कंपनी में, वहां अमेरिका की कोई छोटी सी वॉलमार्ट टाइप की इतनी बड़ी दुकान है, वहां कितने सामान आया कितना गया उसका एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, बस वही सॉफ्टवेयर तुम अपने बगल वाली दुकान के लिए कभी नहीं बनाओगे। क्या एक काम करते हो, तुम ऑटोमेशन करवा देते, क्यों फालतू में इतना बड़ा पर्चा करते हो, अपने के लिए नहीं करोगे। अपवर्क आज की डेट में फ्रीलांसिंग, छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं अमेरिका में जो $10 दे दिए उनके लिए काम कर रहे हो, तो सर्वेंट्स ही हो ना आज की डेट में। इंग्लिश सीख ली हो, और इंग्लिश ना बोलने पे लोगों को बोलते हो पढ़ा लिखा नहीं है। चाइना तो नहीं बोला, चाइनीज लोग यूनाइटेड नेशन में भी चाइनीज बोलते हैं, आती है उनको इंग्लिश, समझते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर कल्चर फर्स्ट, वरना ऐसे दबते रहोगे जीवन भर। मोदी जी नहीं दबते, सीधी बात है, इनसे पहले कोई ऐसा नेता नहीं हुआ। हाँ, इंदिरा गांधी थी, नो डाउट थी, जवाहरलाल नेहरू भी थे, मैं ऐसे किसी कांग्रेस बीजेपी नहीं बोल रहा हूँ। पूरी दुनिया दो कोल्ड वार में बट रही थी, मतलब दो हेजीमोनी में। ही गेव द आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हम नहीं है अमेरिका के साथ में, रशिया के साथ भी नहीं है, हम अपने देश के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। दिस इज व्हाट द फर्स्ट एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू इटसेल्फ। आपको पढ़ना फॉरेन पॉलिसी, राजीव सीकरी में साफ साफ लिखा है। हम बस वही देख रहे हैं जो पिक्चर दिखा रही है हमको, मीडिया दिखा रही है। शुरू से ही उर्दू गाने आ रहे हैं, है ना, उर्दू वर्ड्स यूज हो रहे हैं, हमको उर्दू कितनी अच्छी लगती है। व्हाट अबाउट योर भजन एंड संगीत? आप अपने गानों को, जो भी गाने आपको पसंद हो, 395 मूसे वाले का फुल वॉल्यूम में सुनने पसंद करोगे। हनुमान चालीसा या कोई भी भजन फुल वॉल्यूम में नहीं सुनते, अरे कैसा लगेगा, बगल वाला सोचेगा क्या सुन रहा है। मतलब तुमको ये इंफिनिटी होने लगी अपने ही भगवान गाने सुनने के लिए, और वही तुम कव्वाली बहुत अच्छे से सुनते, अरे क्या गाया है। तो दिस इज ऑल अबाउट किसी भी इंसान का ना कल्चर खत्म कर दो, रिलीजन खत्म कर दो, उसका वो तो गुलाम है तुम्हारा, सीरियसली गुलाम। हम समझते नहीं, ठीक है, हमारे देश का दिक्कत है, बस आप लोग समझते हो, मैं समझता हूँ। क्यों? हमने आईएएस की तैयारी की थी, हम सोशियोलॉजी पढ़े, हमने ये सब पढ़ा, बन गए तो देश में लागू करने की कोशिश करेंगे, नहीं बने तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। आपके माँ बाप आपकी थोड़ी सी बात सुनेंगे, अरे यार तुम अपना काम कितना कमाते हो, घर घर चलाओगे। बस हमारे नौकरी इज द वैल्यू ऑफ आदमी, सीधी बात, ठीक है। देश चेंज होगा, हम जैसे यूथ यदि टिकटॉक ना देखें और इंस्टाग्राम में जो टिकटॉक 2.0 है, कोई अच्छा करे, ब्लॉग करो, ब्लॉगिंग करो, राइट अच्छे थिंग्स। ट्विटर में देखो लोग लिखते हैं, और मिनिस्टर मेरे 2 ट्वीट को मिनिस्टर ने लाइक किया, आई एम वेरी हैप्पी। हम छोटे ही थे लेकिन तैयारी करते तो कितना अच्छा लगता था यार। हमने एक आइडिया दिया, mygov.in रोज आता है न्यूज में कि एक प्रोग्राम होने वाला इंडिपेंडेंस डे में, राइट अ स्लोगन फॉर वो, कभी किया? नहीं किया, करना चाहिए। इफ यू डोंट लव योर कंट्री, आप ब्यूरोक्रेट्स बस पैसे के लिए बन रहे हो, और तुम जैसे 100 लोग ऐसे ही बन रहे हैं। कोई एक जो बनता है ना, वो होता है पी नरहरी, लाडली लक्ष्मी योजना, इंदौर के कलेक्टर, सॉरी इंदौर के कलेक्टर। भाई 1 साल का टॉपर 6 महीने के बाद सब भूल जाते हैं, अगला टॉपर आता है उसकी मार्केटिंग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपर, तहसीलदार, कलेक्टर, डीएसपी होते हैं जिनका न्यूज में आती है हर तीसरे चौथे दिन कहानी। अशोक खेमका को सब जानते हो, टीएन सेशन को आज भी याद किया जाता है। 5 साल पहले कलेक्टर कौन बना था, नहीं जानते आप? अरविंद केजरीवाल। भाई ऐसा काम करने के लिए बनो कलेक्टर, 100 में से एक भी बनेगा ना, तो हर बैच में एक आदमी तो जाके कभी सेक्रेटरी बनेगा, एक ही डिपार्टमेंट सही कर दो, दैट्स द ओनली पार्ट, ठीक है। ओके चलिए, तो याद रखना स्लेवरी क्या थी ना, इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, स्लेव ट्रेड वॉज अ बिग प्रॉब्लम इन यूएसए, यूरोप एंड से ब्रिटिश। उन्होंने अपनी कंट्री में स्लेवरी खत्म की तो यहाँ भी स्लेवरी खत्म कर दी, दैट्स इट। उनको कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी कि इंडिया की स्लेवरी खत्म करनी है, हमको उत्थान करना, नहीं, उनके हाथ प्रेशर था, स्लेवरी एंड करनी थी। जब उन्होंने ब्रिटेन में ब्रिटिश की तो उन्होंने हर पोजीशन जहां जहां ब्रिटिश रूल था वहां स्लेवरी खत्म कर दी। तो प्लीज याद रखिएगा, थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंडियन स्लेवरीज को भी मना कर दिया गया।
It also provided that the company's territory in India were held by East India Company in the trust for His Majesty and his heirs and successors. ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है. आयुष पांडे will held this class under the name of M.K. यादव सर, his आने वाले heirs मतलब उनकी कंपनी में उन्हीं का बेटा, उन्हीं का जो भी बना, ठीक है, एंड उनके सक्सेसर. heirs मतलब खुद का ब्लड लाइन. और यदि जैसे टाटा जैसे बड़े आदमी है, टाटा ने अपने बच्चे को नहीं दिया टाटा कंपनी का, वो टाटा ने साइरस मिस्त्री को दिया, लेकिन अंबानी में अंबानी का बेटा ही बनेगा. तो एक हेयर सिस्टम हुआ और एक हुआ सक्सेशन सिस्टम. क्या लिखा गया इस कंपनी के एक्ट में? कंपनी टेरिटरीज ऑफ इंडिया को हेल्ड करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी. अब वो कंपनी नहीं, एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनेगी. किसके ट्रस्ट में? रानी, राजा, उनके बच्चे, उनके सक्सेसर. तो धीरे 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 कंपनी अब पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर द क्वीन से और पार्लियामेंट से आ रही है. ठीक है. दिस एक्ट लीगलाइजेशन, कुल मिला के ये क्या है? लीगलाइजेशन ही तो है. दिस एक्ट लीगलाइज द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री. अभी तक जो कंट्री देखा जाए इम्प्लिसिटली कॉलोनाइज थी, अब वी आर अंडर द मैजेस्टी एंड देयर सक्सेसर्स. दिस इज लीगली रिटन कि अब हम क्या होंगे? अंडर द कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री. ब्रिटिश के पार्ट है. 1857 बस अगला होने ही वाला है. 1857 के बाद हम टोटली, हमारी रानी कौन? क्वीन एलिजाबेथ. उससे पहले मुगल राजा थे हमारे. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया, वो आज भी अपनी रानी किसको मानता है? इंग्लैंड की रानी राजा को, जो बनेंगे. ऑस्ट्रेलिया इज इंडिपेंडेंट कंट्री, वो आज भी अपनी मोनार्क किसको मानता है? इंग्लैंड की रानी को. हम नहीं मानते, हम कॉमनवेल्थ में नहीं है. सीधी सीधी बात. तो द थिंग्स आर लाइक दिस. दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट. बहुत बड़ा मूवमेंट है जो हमने वर्ड सीखा. द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. एंड दिस इज हाउ 1833 एक्ट कंप्लीट्स. ठीक है. कोई डाउट हो पूछ लीजिए. कुछ पॉइंट बचे हैं, उसे कंप्लीट करा के आज की क्लास कर दूंगा. मेरी कोशिश यही है कि 57 आज कंप्लीट कर दूं या स्टार्ट कर दें, जितना आपकी क्षमता हो. ठीक है. 1773 से लेके 1833 तक बेसिक पोस्टुलेट और एनालिसिस समझ आई? कोई डाउट? कितने लोग सदमे में आ गए हो? होता है. चलिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कितना बचा है? एक राउंड 53 खत्म कर दूं, कंपनी रूल खत्म हो जाएगा. ठीक है. बोलो तो कल रिवाइज कर दूंगा इसको. ठीक है. क्षमता है कि खत्म करो? है नहीं आएगा? चलो ठीक है. कल कितना बजा अभी टाइम? दो बढ़ा दी. ठीक है. तो आज की क्लास यही एंड करता हूं. मैं कुछ बेसिक बता देता हूं कल के लिए, उसके बाद स्टार्ट करिए. बस सुन लो, अब बंद मत करो. 1833 तक 33 क्लियर है. 20 साल बाद फिर चार्टर है. सुन लो रे. 33 के 20 साल बाद फिर एक चार्टर आया. 20 साल बाद आ रहा है. चेक कर लो यदि याद ना रहे तो. 1333 है 53. ठीक है. ये लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट